और पिछले बार बहुत ही मतलब क्या कहूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक्स सीरियसली पता नहीं क्या हो रहा है। ओके, 4 क्वेश्चन वापस करते जो कि मैं नहीं कर पाया था। सो 6th और 7th, राइट? चलो, कैपेसिटर विद कैपेसिटर, ओके ठीक है, बताइए तो मेरे को क्या क्वेश्चन। V1, V2, V3, V4 रिस्पेक्टिवली उनके अक्रॉस कैपेसिटेंस है, मैच द क्वांटिटीज इन कॉलम 1 विद रिस्पेक्टिव आंसर्स इन कॉलम 2। तो या इसके थ्रू चार्ज जो है वो दोनों केसेस में इक्वल रहेगा। इसका मतलब है कि पर इसके थ्रू V2 है, राइट? तो इसमें पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, देन दिस विल बी C टाइम्स V1 माइनस 2C टाइम्स V2। तो फिर उसको इसे टाइप में V1 माइनस V2 लिख सकता हूँ, 2V2 कोर्स। और जो इनिशियली चार्ज था वो क्या था? दैट वाज C टाइम्स V माइनस 2C टाइम्स 2V, तो बेसिकली 2 स्क्वायर्ड ऑफ CV। तो हाँ, तो वो C तो कटने वाला है। You can just write it as 1 minus 4. It's like negative 3V. Similarly, 2V2 minus 3V3. That is yeah, 3 squared minus 2 squared, I think. No, sorry. Why did I write like? हाँ, वैसे तो ना चाहिए था. Okay, sorry. 3V3. 4 minus 9, which is negative 5V. Okay, then 3V3 minus 4V4. That is 9 minus 16, which is minus 7V. Then 4V4 minus, sorry, हाँ, 4V4 minus V1, that is 15V. ठीक है, तो इसका मतलब है कि you can write V1 as 4V4 minus 15V, और इन दोनों को ऐड करके मुझे मिल जाएगा कि 2V2 minus 4V4 equal to negative 12V. In other words, V2 minus 2V4 is negative 6V. So V2 is 2V4 minus 6V, right? V2 is 2V4 minus 6V, right? अब V3 ढूंढना है अपने को, तो उसके लिए मैं ये इक्वेशन यूज कर लूंगा। V3 is 4/3 V4 minus 7/3 V। तो यहाँ तक तो मैंने पूरा सही किया था। उसके बाद में कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, तो अगर वो नहीं होती तो मेरा आंसर अभी तक आ भी गया होता। सो V1 प्लस V2 प्लस V2 V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 दैट इज इक्वल टू 0। तो 4 प्लस 2 6 प्लस 1 is 7, 7 प्लस 4/3 V4 इक्वल टू V2 सारे नेगेटिव अकोमोडेट हो जाएगा। तो 15 प्लस 6 is 21, 21 प्लस 1 upon 3, 3 से मल्टीप्लाई करो, 21 प्लस 4 that's 25, 25 V1 equal to, sorry, V4, right? So 63 plus 7 70। V4 मिल गया, V1 ढूंढते, सही हो जाएगा। 4 times that is just 56 upon V minus 15, so 75 minus क्या 56, 70 minus 56 is like 25 minus 6, which is 19, I think, right? So just negative 19 upon 5 क्यों नहीं है, 19 upon 5V। yeah, so V1 जो है वो R से मैच होगा। क्या हो रहा है ये? हाँ, V1 is gonna match with R. Okay, V2 is 2V4 minus 6V, right? Yeah, looks like that. So this we can write as 2 into V4 minus 3V, so 14 upon 5 minus 3, मतलब कि नेगेटिव क्या है, नेगेटिव 50, so negative 1 upon 5 that's 2 is just negative 2 upon 5, so ये 2 upon 5 भी हो जाएगा। V3 की बात करते हैं, so V3 is just 4/3 of V4 minus 7/3 of, so see इसको 1/3 of, so 4V4 that is just 56 upon 5 minus 7, okay, so 35, 56 minus 35 is 21, so 21 का 1/3 7 upon 5,
राइट, सो V3 का किया था ना अपन ने, राइट V3 का ही किया था, और V4 तो अपन निकाल ही चुके हैं, दैट्स जस्ट 14/5 राइट। नेक्स्ट, 5 आइडेंटिकल कैपेसिटर प्लेट्स ईच ऑफ एरिया ए एज अरेंज्ड। हाँ ठीक है, तो ये भी अपना गड़बड़ हुआ था। राइट, तो अपन प्रॉपर तरह से करते हैं, पहले सिमेट्री यूज करेंगे, फिर ये x है, ये y है, ये y है, ये z है, ये z है। राइट, पहली चीज कि यहाँ पे चार्ज सॉरी यहाँ पे फील्ड जीरो है, दैट जस्ट मीन्स कि 2z प्लस 2y प्लस x इक्वल टू जीरो। दूसरी चीज कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो है, दैट मीन्स कि z इक्वल टू x प्लस वाई प्लस z, ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर x प्लस वाई इक्वल टू जीरो। सो y इज जस्ट नेगेटिव x, यहाँ पे तुम वो अपडेट कर सकते हो कि हाँ ये नेगेटिव x है, इसमें भी नेगेटिव x पुट कर दो तो जस्ट गेट की 2z माइनस x इक्वल टू जीरो। सो 2z इक्वल टू x, बेसिकली x इक्वल टू 2z। राइट, तो ये z है, ये 2z है, ये नेगेटिव 2z है, ये नेगेटिव 2z है, ये मिला के नेगेटिव 4z हो जाएगा, और ये मिला के 4z हो जाएगा। कूल। या तो अब क्या पूछ रहे हैं, चार्ज ऑन प्लेट वन, चार्ज ऑन प्लेट वन इज जस्ट z, ओ इन के मल्टीपल्स में ऑफ कोर्स। तो या हाँ मैं क्या कर रहा था, राइट, इसके जो इसके थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पे कौन से फोर्स, मतलब ये जो पूरा पोटेंशियल डिफरेंस है इसमें कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव 2z, नेगेटिव 2z, 2z, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर जस्ट z और नेगेटिव z है, दैट जस्ट मींस कि z अपॉन a epsilon that times t, that's the potential difference, right? So yeah, that is equal to v. So basically z is what, a epsilon v upon t. Cool. तो फिर charge on plate 1 is just 1z, so yeah, q. Charge on plate 4, sorry क्या हो रहा है ये, हाँ, charge on plate 4 that is negative 2z, तो negative 2. Potential difference between plate 2 and plate 3, मतलब ये, that's v of course, okay, multiples of 2v, that's just half. Between plate 1 and plate 5 तो same potential पर, तो फिर वो 0 हो जाएगा। Next, with reference to the circuit diagram should match the following, तो ये सर्किट दिया आपने को, potential difference in volt across a and d, बस potential difference, कंडीशन कुछ इनिशियल है कि फाइनल स्टेट है कि क्या है, यार घटिया क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, फाइनल स्टेट एज्यूम कर लेंगे, तो अगर फाइनल स्टेट अपन ने लिया तो इसमें से कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तो 3 प्लस 7 दैट्स 10, और ये 6 हो जाएगा, पोटेंशियल 6 है दोनों के क्रॉस, मतलब यहाँ पे तो करंट 1 फ्लो हो रहा है, तो फिर इसमें 2 वोल्ट, इसमें 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, और यहाँ पे करंट कितना है 6/10, यानी कि 0.6 फ्लो होगा, तो फिर 3 to 0.6 या 1.8, और यहाँ पे 7 into 0.6 4.2, ये 1.8 है, ये 4.2 है, अक्रॉस ए एंड डी, इसमें लिख लेते ना, कितना था 2 और 4, तो बहुत ही अच्छा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स अक्रॉस ए एंड डी, ए एंड टी, दैट्स जस्ट 1.8, यानी कितना 9/5, ओके, राइट, 5 समझ लो, राइट। सो ये नहीं, पहला वाला का क्यों करता था यार, बहुत गंदा ड्रॉ हो रहा है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट अक्रॉस द कैपेसिटर, अक्रॉस दिस कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, सो ये इस पोटेंशियल से 4.2 ज़्यादा है और इससे 4 ज़्यादा है, सो 0.2 डिफरेंस है, मतलब कि 1/5, 1/5। वैल्यू ऑफ y इन ओहम फॉर विच नो एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द कैपेसिटर, व्हाट, अच्छा तुम y की ऐसी, ओके, सो नो एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर इज जस्ट हाफ सी वी स्क्वायर, अगर वोल्टेज जीरो रहा तो फिर एनर्जी स्टोर नहीं होगी, राइट राइट। तो तुम चाहते हो कि ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल इक्वल हो जाए, मतलब ये एक बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज हो जाए बेसिकली, राइट, ओके, मेक सेंस। तो ठीक है ना, इसको आर बोल दो, देन दिस थिंग इज ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस 2, तो इसमें जो पोटेंशियल रहेगा डिफरेंस दैट विल बी 2/2 प्लस आर टाइम्स 6, और यहाँ पे r/2 प्लस आर टाइम्स 6, तो अगर अपन चाहते कि ये और ये सेम रहे, then what should happen is that 4.2 should be equal to 6r/2 plus r, there we go,
सो ये उधर जाकर हो जाएगा 8.4 प्लस 4.2 आर इक्वल टू 6 आर। तो क्या 0.85 हो जाएगा, यहाँ पे फिर 1 84 अपॉन 18 which is let's say 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर 9 और 42 3 से मल्टीप्लाई, ओके सो 1 और फिर 4, सो 14 अपॉन 3 राइट। सो देयर वी गो 14 अपॉन 3। सो इसका टी बहुत गंदा ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, स्टेडी स्टेट करंट इन एम्पियर इन द ब्रांच कंटेनिंग द कैपेसिटर। स्टेडी स्टेट करंट सच में नहीं, 0 0 0 0। ये स्टेडी स्टेट में तो कोई करंट फ्लो नहीं होता है, सो ये 0 for the given circuit. If this is the equivalent resistance between points I, J of the circuit, then match the resistance in column 1 with the respective equivalent values in column 2. R, I, J is the equivalent resistance between points I and J. अच्छा, I, J variable points है. Match the resistance in column 1 with their respective equivalent values in column 2. Okay, like this. क्या क्या है? A और B के पीछे पूछा है, फिर B और C के पीछे पूछा है, फिर A और C के पीछे पूछा है, और फिर ये क्या चीज है, C और H। लोग ये बहुत सिमेट्रिक है, अपन वो चीज एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। यू नो व्हाट आई थिंक कि अगर अपन ये जो अंदर का स्क्वायर है उसको बाहर खींच ले तो ये क्या, ये बेसिकली क्यूब हो जाएगा राइट, या ये क्यूब हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि या लुक, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये तीनों बेसिकली सेम रेजिस्टेंस है। वाओ, नाइस राइट। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट अगर अगर ऑफ कोर्स अपन ए और लेट्स से ए और सी के बीच में ढूंढ रहे हैं तो मतलब ये डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स है। तो उसमें ये जो पॉइंट्स है जो एक्चुअली ये नहीं, सॉरी, एच जी और डी, ये सेम रेजिस्टेंस, सॉरी ये सेम वोल्टेज वाले पॉइंट हो जाएंगे। एट द सेम टाइम ई, एफ और बी सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स हो जाएंगे। अगर अपने को ए और सी के नहीं, अपन हाँ ए और सी के पीछे अपन ढूंढ रहे तो मुझे लगता है अपन इसको एज अ क्यूब देख सकते हैं राइट। आई थिंक कि एज अ क्यूब वो बेटर रिप्रेजेंटेशन है। तो फिर ये ए है, ये यहाँ पे बी है, एक इसका एच एफ पे जा रहा है, एक जी ई पे जा रहा है, सॉरी या फिर एफ के ठीक ऊपर आई थिंक एच है और ई के ऊपर जी है, और ये क्या है डी और सी, यार डी और सी ठीक है। क्या करना है अपने को, अपने को आर ए बी ढूंढना है। तो अगर ए और बी के बीच में अपने को पोटेंशियल लगा दिया तो हाँ, लुक एट दिस, ये चीज और ये चीज तो ऑफकोर्स सेम रहेगी, ये चीज और ये चीज भी ऑफकोर्स सेम पोटेंशियल करेगी, ये दोनों अलग अलग पोटेंशियल के है राइट। तो तुम जी और एच को कंबाइन कर सकते हो, तुम ई और एफ को कंबाइन कर सकते हो, गॉट इट राइट। तो या लेट्स डू इट। कैसा हो जाएगा, ए बी, यहाँ पे तुमने इन दोनों को कंबाइन कर लिया तो फिर ये इस टाइप से, और जो तुमने कंबाइन किया तो इनके बीच में जो ये वायर्स थी वो भी तुम्हें कंबाइन करनी पड़ेगी लाइक दिस, और फिर ये सी और डी है राइट। तो ये रेजिस्टेंस सारे के सारे आर वाले थे, सारे साइड्स जो है वो आर रेजिस्टेंस के साथ में है। तो ये आर अपॉन 2 हो जाएगा मिला के पूरा, मतलब ये ऐसा हो गया ए बी आर, आर अपॉन 2, आर अपॉन 2, आर अपॉन 2, आर अपॉन 2, आर अपॉन 2 और ये आर बेसिकली। और अब तो इजी है यार, तो आर अपॉन 2, आर अपॉन 2 दैट्स आर, और फिर ये पूरा मिला के 2 आर हो जाएगा। तो फिर 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 मतलब कि 4 प्लस 1 5, 5 अपॉन 2 उसका 2 अपॉन 5 हो जाएगा। ये जो पूरा है ये 2 अपॉन 5 है राइट। और ये आर अपॉन 2 आर अपॉन 2 मिला के कितना हो जाएगा, आर आर प्लस 2 अपॉन 5 मतलब 1 प्लस 2 अपॉन 5 बेसिकली। तो 7 अपॉन 5 राइट। ये जो पूरा रहेगा ये पूरा ये सब कुछ 7.5 है। सो और ये एक 1 के साथ में इस पे 5.7 प्लस 1 आई थिंक
So this will be 7/12 R, of course, resistance. So A का S, A का S, RBC. So B और C के बीच में तुमने रखा है, फाइन. देन वंस अगेन E और F और G और H तो अपन कंबाइन कर सकते हैं, राइट? तो इसका थोड़ा सा अलग बनेगा फिगर, बट स्टार्ट आउट. सो बस क्या कर रहा हूँ, मैं इसको पिचका दे रहा हूँ अक्रॉस दिस डायगोनल, में इसको पिचका रहा हूँ. सो या ये G और H कंबाइन हो जाएंगे. यहाँ पे C है, यहाँ पे B है, यहाँ पे A इस टाइप से जा रहा है. तुमने E और F भी कंबाइन कर दिया ना, क्योंकि या ऑफ कोर्स. सो ये इस टाइप से है, जो पहले था सेम ही चीज है. ओके नाइस. तो फिर ठीक है ना, ये क्या है, ये R अपॉन टू, 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 R, और ये है R. और अपने को इन दो पॉइंट्स के बीच में चाहिए. सो इन दो पॉइंट्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, राइट? तो ओ यार, ये तो एक ब्रिज बन गया. सो ये R प्लस R अपॉन टू, यानी कि 3R अपॉन टू, और ये R प्लस R अपॉन टू, 3R अपॉन टू. सो लुक, ये तो एक ब्रिज बन गया है. मतलब ये जो पूरा मिला के क्या हो जाएगा R, और ये पूरा मिला के 3R हो जाएगा. देन दिस इज 1/1 प्लस 1/3. तो 3/4 R रेजिस्टेंस, होपफुली. Yeah, so Q. Then R, E, C. A और C डायगोनली अपोजिट. सो अगर डायगोनली अपोजिट है तो फिर मैं B, F और E इन सबको कंबाइन कर सकता हूँ. ये A यहाँ पे तीनों मैंने कंबाइन कर दिया, तो फिर 3 रेजिस्टेंसेस, 1 2 3 लाइक दैट. ओके, फिर इन पॉइंट्स से, राइट, B, हाँ तुमने उनको कंबाइन कर दिया. और जो बाकी बचे हुए पॉइंट रहेंगे उनका क्या? और या ऑफ कोर्स लाइक G, H और D, ये भी तो सेम ही पोटेंशियल के रहेंगे, राइट? सो सिर्फ प्रॉब्लम ऐसी रहेगी कि B और एक काम करो, पहले अपना नॉर्मल चीज करते हैं पिचकाने का. या सो G और H और E और F ये सेम पोटेंशियल के रहेंगे, तो फिर A, B तुम उनको साथ में रख सकते हो इस टाइप से, C और D, लाइक ऑब्वियसली. और उसके बाद में यू रियलाइज कि B, F और E अपन कंबाइन कर चुके हैं. F और E कंबाइन होके यहाँ पे आ गए, तो ये भी अपन इस टाइप से ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? तो इसको भी तुम पास में ला सकते हो. तो फिर ये हो जाएगा A, यहाँ से 3 आ रहे हैं यहाँ पे, फिर 2 इसके वजह से, 2 इसके वजह से, 2 इसके वजह से. ये वाला पॉइंट D पे जा रहा है, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट पे जा रहा है, राइट? और B वाला जो पॉइंट है वो भी इस पॉइंट पे जा रहा है. तो फिर इन दोनों को कंबाइन कर सकता हूँ इस टाइप से. और यहाँ पे ये C वाला पॉइंट आ जाएगा, और फिर D इस पे जुड़ा हुआ है. ओके कूल, गॉट इट. इस टाइप से. और इनफैक्ट C को तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिखूंगा. वेट अ सेकंड, एक्चुअली G, H और D वो भी सेम वोल्टेज के, राइट? सो G और H अपन जो कंबाइन कर चुके हैं वो ये वाला पॉइंट है, तो मैं इसको इससे कनेक्ट कर सकता था. वेट अ सेकंड, दैट डजंट मेक सेंस. हाँ, ये रेजिस्टेंस R अभी भी यहाँ पर है, अभी भी एक रेजिस्टेंस है. सो यहाँ पे 3 रेजिस्टेंसेस ऑब्वियसली. फिर B से 2 रेजिस्टेंसेस निकल रहे थे, जो ये जो अपन ने E और F कंबाइन किए वहां से 4 रेजिस्टेंसेस आ रहे थे, राइट? फिर 2 D पे जा रहे थे, यहाँ पे एक रहेगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है. ये C है ना? वेट, D जो है वो डायरेक्टली C से कनेक्टेड है बाय अ रेजिस्टेंस, लाइक दैट. और ये 2 रेजिस्टेंस लाइक दिस. सो अब मैं इनको भी कंबाइन कर सकता हूँ. दैट्स नाइस. इट इज वेरी नाइस एक्चुअली, राइट? सो D को मैं कंबाइन कर सकता हूँ G और H के साथ में. G और H हमने कहाँ पे कंबाइन किए थे? ये पॉइंट जहाँ पे B और ये EF वाले पॉइंट के भी जा रहे थे, तो ये है. यहाँ पे मैं D को कंबाइन करता हूँ. ये जो नो
अपन जोड़ सकते हैं लाइक दैट। फिर ये दोनों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा, ए से 3 जा रहे हैं, ए से r/3, फिर ये वाले पॉइंट से कितने जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 r/6, और फिर यहाँ से जब अपन ने जोड़ दिया तो 1 2 3 जा रहे थे वापस r/3, और फिर फाइनल सी आ जाएगा, राइट। That's just like 2r/3 plus r/6, which is 4r/3 4/6 plus r/6, यानी कि 5r/6। So RAC के लिए ये चीज, ओके। देन RCH, CH, यहाँ पे भी CH, हाँ वो भी तो एक एज ही है बेसिकली। when points C and H are shorted, but C and H are shorted, हाँ, पर ये तो अजीब है, क्योंकि अगर तुमने शॉर्ट कर दिया तो इसके थ्रू रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, वट एवर। सो P, okay, magnetic field inside a long straight solenoid, but solenoid, okay, तो उसका प्रॉपर डेरिवेशन कैसा रहता था, मतलब वो ऐसे प्रॉपर तो नहीं है बट स्टैंडर्ड डेरिवेशन बोल सकते हैं। तो इसके थ्रू तुम एक एम्पीरियन लूप डालते हो, सिर्फ तुम अज्यूम करते हो कि इसके अंदर ही सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर कुछ भी नहीं है। देन लेट्स से इसकी लेंथ L है, देन L टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू इसके थ्रू जो करंट जा रहा होगा, विच इज द नंबर ऑफ दिस थिंग, या सो n क्या है, n इज द number density, linear number density of turns, और वो times L, so B equal to, oops, ये चीज थोड़ी है, नंबर डेंसिटी करंट L और फिर वो म्यू नॉट कांस्टेंट, so B is just mu naught Ni, right? Magnetic field inside a long straight solenoid is non-constant, okay, 0 no, constant yes, maximum I don't know, constant है तो फिर maximum किस चीज का, magnetic field inside a toroidal solenoid is, yeah वो भी constant है, ओके, आई मीन या टोरॉइडल, टोरॉइड के लिए कैसे रहता है, तुम्हारे पास में इस टाइप का टोरॉइड है, तुमने इसके थ्रू ये एम्पीरियन लूप लगाया एंड अज्यूम की मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ अंदर से ही जा रही है, एंड दैट जस्ट गिव्स अस लाइक 2πr टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड दैट्स इक्वल टू, इसमें जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स थे, या सो पूरा सरकमफेरेंस टाइम्स जो इसकी नंबर डेंसिटी थी दैट टाइम्स 2πr that's current and that's mu naught, so basically same formula, B equal to Ni mu naught. Magnetic field inside a conducting hollow pipe having radius, what, conducting hollow pipe having current parallel to its axis, okay, like that, okay, got it. Inside of it, well, that's 0, right? Yeah, just the way it is, 0. राइट, तो एटलीस्ट उसका लाइन इंटीग्रल तो 0 है, क्योंकि अंदर से मतलब ठीक है, ये जो हॉलो कंडक्टिंग हॉलो पाइप है, इसके अंदर तुम एक अगर तुम एक एम्पीरियन लूप लगाओगे देन या बेसिकली इसके अंदर कुछ भी करंट नहीं है, तो या ऑफ कोर्स, एंड और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सिमेट्रिक रहेगी, मतलब ये अगर यहाँ पे रेडियस पे के साथ में कुछ एंगल बना रही है तो यहाँ पे भी वो सेम ही एंगल बनाएगी, राइट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिपेंडिंग ऑन कि कैसा एंगल था, वो चीज कांस्टेंट रहेगी, राइट। एंड या सो फ्रॉम दिस यू कैन से कि मैग्नेटिक फील्ड 0 है, एटलीस्ट मैग्नेटिक फील्ड जो कि प्रॉपर कंपोनेंट में है वो 0 है, राइट। सो B डॉट DL कैलकुलेट करते हैं ना अपन, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से पॉइंट कर रही हो तो चलता है, बट वो कैसे क्यों पॉइंट करेगी उस टाइप से, क्योंकि सारे जो इसके एलिमेंट्स रहेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड को इस प्लेन में ही ऑफ कोर्स, बट या इस टाइप से पॉइंट करवाएंगे, इस टाइप से पॉइंट करवाएंगे, वो कर सकती है, ठीक है, वो बाहर भी पॉइंट कर सकती है, बट आई थिंक इट्स 0, ओके। मैग्नेटिक फील्ड और कांस्टेंट तो है ही फिर, क्योंकि अगर 0 तो फिर कांस्टेंट भी है।
Magnetic field due to current carrying wire on its surface. Current carrying wire on its surface. अच्छा, तो अगर सपोज ये वायर है, इसका बहुत ही अपन माइक्रोस्कोपिक सेक्शन देख रहे हैं और इसके ठीक यहाँ पे, राइट 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 राइट, तो हाँ, दैट इज कांस्टेंट। बस ये तुम चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी और वो नॉन जीरो है। सो मैक्सिमम, well yeah it is actually maximum। तुम कहीं दूर जाओगे इससे तो फिर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, सॉरी कम हो जाएगी, और तुम अंदर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगी। इट विल वेरी लीनियरली विथ आर आई थिंक, राइट, क्योंकि ये आर स्क्वायर से रिलेटेड है और ये सिर्फ 1/r से रिलेटेड है, राइट। ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे तो वो लीनियरली रिलेटेड रहेगा, राइट। तो मैक्सिमम। Okay, two wires carrying a steady current but I are shown in 4 configurations in column 1. Some of the resulting effects are described in column 2. Match the, okay, ठीक है। तो point P is situated midway between these wires. हाँ, कोई magnetic field नहीं इसमें। Opposite due to current in the wires. The currents in the wire are in opposite directions, of course. There is the magnetic field at P. Well, yeah. The wires repel each other. So तुम्हारे जो दो पैरेलल करंट वाले वायर्स है, तुम राइट हैंड यूज करोगे तो इससे बाहर आती हुई तुम्हें नजर आएगी मैग्नेटिक फील्ड, और फिर तुम वापस अब मुझे फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। सो पहले करंट आता था और फिर मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो दैट मीन्स कि तुम उल्टा करोगे और फिर ये, हाँ, तो ये रिपेल नहीं कर रही है, अट्रैक्ट कर रहे हैं, वायर्स अट्रैक्ट ईच अदर एक्चुअली। ओके, point P is situated at the midpoint of the line joining the centers of the circular wires which have some, मैंने सही किया ना, क्योंकि yeah, well, right hand rule तो मैंने सही से यूज किया। उसके बाद में it's like this, फिर क्या यूज करते, लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। I don't know, apparently जब इस क्रॉस प्रोडक्ट में जो ऑर्डरिंग थी वो याद नहीं आ रही है। आई थिंक कि पहले वेलोसिटी थी, बट स्टिल करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रही है, या सो हाँ, फोर्स जो है वो अंदर जाएगा। गॉट इट। Point P is situated at the midpoint of the line joining the centers of the circular wires which have the same radii. Okay, तो इसका क्या करूँ, हाँ, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है। तो यू कैन काइंड ऑफ थिंक कि हाँ ठीक है, सर्कुलर वायर्स जो है ये काइंड ऑफ लाइक डायपोल बिहेव कर रही, तो फिर यहाँ पे ऐसे नॉर्थ पोल रहेगा, यहाँ पे ऐसे साउथ पोल रहेगा, तो ये रिपेल हो रहा है इससे और ये इससे अट्रैक्ट हो रहा है, काइंड ऑफ लाइक दैट। या तो मैग्नेटिक फील्ड्स ऐड हो रही है बेसिकली, तो are in the same direction, right? The wires repel each other. Okay, तो अब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो एक्चुअली अभी भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। पॉइंट पी सिचुएटेड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइंस, ओके, लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द सर्कुलर वायर हैव द सेम रेडाई, ठीक है, जो भी है। तो वंस अगेन जस्ट काइंड ऑफ लाइक डायपोल्स है, बट अब ये उनके इक्वेटोरियल प्लेन में आ गया, राइट। सो सबसे पास वाले पॉइंट के साथ में देखते हैं, अगर वहाँ पे मैं राइट हैंड रूल लगाऊंगा तो फिर ये अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, और यहाँ से बाहर आ रही है, और सेम काइंड ऑफ चीज़ हर एलिमेंट के क्या क्या कहूँगा मैं, पेयर के लिए मैं कर सकता हूँ, राइट। तो नेट इफेक्ट क्या है कि पूरा कैंसिल ही हो गया। सो आई थिंक देयर इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पी are in the opposite direction, right, or the wires repel each other, do the wires repel each other? So basically क्या है, दो डायपोल्स है, yeah, so it's like positive in this direction, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, इसलिए मैग्नेटिक अंदर जा रही है, और मुझे इसमें कोई टॉर्क वॉर्क तो नहीं है, बट और ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। Do they attract each other?
मतलब ये रियल लूप्स है, ये एक्चुअल में डायपोल्स नहीं है, यू शुड नो दैट पार्ट। यार ये तो कॉम्प्लिकेशन हो गया इसका। लेट मी गेस, यहाँ पे इतने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी और इतने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी वीक रहेगी, राइट? तो इतने रीजन में करंट ऊपर जा रहा है, सो मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रही है, या सो ये रिपेल हो रहा है और इतने रीजन में अट्रैक्ट हो रहा है, तो आई थिंक ये रिपेल करेंगे, वायर्स रिपेल इच अदर, राइट? हाँ 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 हाँ, या that's how it should be. Point P is situated at the common center of the wires. Oh, very nice. So अब इसमें रिपेल कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि doesn't make sense, right? North pole, North pole going inside. हाँ ठीक है, तो फिर हो सकता है कि रिपेल करे। सीरियसली तो ये रिपेल करेगी कैसे? कि इसके सेंटर के अंदर से नॉर्थ पोल निकलता है, तो सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है बेसिकली। और अज्यूमिंग कि अंदर वाला जो लूप है उसको भी मैं एज अ डायपोल ट्रीट करूँ, तो व्हाट विल एक्चुअली हैपन कि नहीं यार, बट वो डायपोल है और वो सेम फील्ड स्ट्रेंथ नॉर्थ साउथ में है, तो फिर वो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है इस पे, तो नहीं, ये रिपेल नहीं करते। हाँ, बट मैग्नेटिक फील्ड का क्या है वैसे कि राइट, सो वो रेडियस पे डिपेंडेंट है। हाँ, रेडियस इक्वल नहीं है इनका, गॉट इट। क्या क्या रहता है, यू नॉट आई अपॉन 4 pi times r, that times theta, but in this case theta is 2 pi, so basically mu naught I upon 2r, that's the magnetic field, right? और r से प्रोपोर्शनल है, तो फिर या ओवर हियर, ओके, पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन, तो वैसे भी वो कैंसिल नहीं हो सकता, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन और वो नॉन जीरो है मैग्नेटिक फील्ड, सो इट शुड गो टू पी लाइक दिस, और ये थोड़ा सा लंबा कर देते हैं उसको। ओके, नेक्स्ट shows pi systems in which two objects are labeled as x or y. Also, in each case, a point P is shown. Give some statements about x and y. Mark these statements to the appropriate system from column 2. Force exerted on by x on y has magnitude mg. दो ऑब्जेक्ट्स x और y है, स्टेटमेंट्स दिए, ठीक है। फोर्स एक्सर्टेड बाय x एंड y, x on y has magnitude। अच्छा, तो ये सारे जो है ये कंक्लूजन्स है और ये एक्चुअल पिक्चर्स हैं, ठीक है। तो फिर अपने को, अरे यार, फिर अपने को 5 केसेस सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक करते हैं। ब्लॉक बाय ऑफ मास m लेफ्ट ऑन अ फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेन x स्लाइड्स ऑन इट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, जस्ट फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेन, दैट्स वेरी नाइस। मुझे लगा था वो भी फ्री हो गए, बट ठीक है। स्लाइड्स ऑन इट विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी ना। हाँ, तो फिर जो एम जी कोसाइन थीटा है वो तो कैंसिल हो रहा है, और एम जी साइन थीटा फ्रिक्शन फोर्स कैंसिल कर रहा है, सो या राइट, इन टोटल जो एक्चुअल फोर्स ये ब्लॉक एक्स वाला ब्लॉक इस पे लगा रहा है वो सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स कैंसिल करने के लिए, सो ओके। फोर्स एक्सर्टेड बाय एक्स ऑन वाई हैज मैग्नीट्यूड एम जी, दैट्स वेरी करेक्ट। सो ए का तो पी हो ही जाएगा। Gravitational potential energy of x is continuously increasing. No. Mechanical energy of the system x plus y is continuously decreasing. Yeah, so P का उससे रिलेशन है, so अपन इसको भी कर सकते हैं। The torque of the weight of y about point P, हाँ, of the weight of y, मतलब इसका जो ग्रेविटी फोर्स है सिर्फ उतना ही। हाँ, वो टॉर्क है, बट उसका क्या इज क्या, यार ये कैसे सेंटेंस है? नहीं, ये क्या है? हाँ, वॉट एवर, ठीक है। two ring magnets x and z, each of mass m are kept in frictionless vertical plastic stand
so that they repel each other. Okay, x and z का अच्छा, ये x है, ये z है, टू रिंग मैग्नेट्स, बट x तो रिंग मैग्नेट से नहीं लिख रहा. each of mass n. Okay, y rests on the base x and z. I think ये टू रिंग मैग्नेट्स y and z होना चाहिए था, बट इन लोगों ने x क्यों दिया फिर? जो भी है, just assume कि वो y और z है. Y rests on the base x and z hangs in the air in the P is the top. Wait a second. Okay, P is the top most point of the stand on the common axis of the two rings. Okay, the whole system is in a lift that is going up with a constant velocity. तो ठीक है, z नीचे आ रहा है और y जो है rests on the base x friction so that they repel each other. ठीक है, right. So basically जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई पे कुछ एक्सेलरेशन नहीं है और वो नॉर्मल फोर्स अपने आप मैनेज कर लेगा सब कुछ. जेड जो है उस पर सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन वो है और ग्रेविटी है और वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं. The whole system is in a lift that is going up with a constant velocity. तो क्या force exerted by right each of mass है two ring magnets. x क्यों दिया इन लोगों ने? क्या y नहीं होना चाहिए था यहाँ पे? ओके, पहले तो जो y है उसको तुम रख रहे हो तो उसके लिए जो z पे फोर्स y लगा रहा है उसका काउंटर इस पे लग रहा होगा और ग्रेविटी भी लग रही होगी. वो सब कुछ इसको बैलेंस करना है x को. सो नहीं, सिर्फ mg तो नहीं लग रहा है, mg से काफी बड़ा है. ओके, और क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ x इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग. या बिकॉज वो ऊपर जा रहा है. The torque of the weight of y नहीं, वो तो वापस अजीब सा कुछ क्वेश्चन है. A pulley y of mass m naught is fixed to a table through a clamp x. A block of mass m hangs from string that goes over the pulley and is fixed at a point p on the table. The whole system is kept in a lift that is going down with constant velocity. ठीक है, वो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है. राइट, तो अगर कुछ नहीं हो रहा तो फिर ये mg लगाता है इसे फोर्स. अच्छा, अब अपन ये सोच सकते हैं कि हाँ, टॉर्क ऑफ द वेट ऑफ y अबाउट पॉइंट p इज. तो क्या अपने को एक्चुअल में इसकी वैल्यूज पुट करनी है कि क्या करना है? क्योंकि ये मैच द कॉलम में का तो नहीं लग रहा है मुझे. क्या क्या ऑप्शन है आपके पास में? फोर्स एक्सर्टेड बाय x ऑन y हैज मैग्नीट्यूड mg. नो. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ x इज कंटीन्यूअसली इंक्रीजिंग. नहीं, वो नीचे जा रहा है ना. मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम x प्लस y इज कंटीन्यूअसली डिक्रीजिंग. हाँ, ऐसा बोल सकते हैं, काइंड ऑफ, व्हाटएवर. A sphere y of mass m is put in a non-viscous liquid x kept in container at क्या sphere y of mass m non-viscous liquid okay, kept in a container at rest is released and it moves down the liquid. तो फिर accelerate हो रहा है basically, right? So mechanical energy of the system is not decreasing, it's constant. ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था तो फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट थी बट इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई थी. तो फिर वो बात अलग है. इसमें भी अलग है क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी ऊपर जा रही थी. तो क्या इस केस में फ्रिक्शन था, सो वो हीट में कन्वर्जन हो रहा था. इस केस में कुछ भी नहीं हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है. और क्या है? फोर्स एक्सर्टेड, क्या वो mg है? बिल्कुल भी नहीं. राइट. टर्मिनल वेलोसिटी इन अ विस्कस लिक्विड, हाँ, फिर वो mg है. अरे यार, बॉयंट फोर्स भी लगेगा ना इस पे. अब इन लोगों ने दिया नहीं कि डेंसिटी क्या है. और बट वेट, बॉयंट फोर्स भी तो x ही लगाएगा और कौन लगा रहा है? राइट, वहीं से तो आ रहा है. सो या इन दैट केस ठीक है, अपन ऐसा कर सकते हैं कि इसको इससे रिलेट कर दो दिस. ओके, और मैकेनिकल एनर्जी भी डिक्रीज हो रही क्योंकि हीट वगैरह में कन्वर्जन हो रहा है, यू नो, बेसिकली फ्लूइड. अरे यार, मैंने दो गलत ऑप्शन पे. ठीक,
ए का टी, ये क्यों किया मैंने, ये करना था। Alright, next. In this straight metallic wires of resistance R is used and sorry, since certain situations in which straight metallic wire of resistance R is used, some resulting effects match the column with statements according to. A charge capacitor is connected to the ends of the wire. तो एक straight wire है, resistance R है, okay, a charged capacitor basically ऐसा, and charge capacitor is ठीक है connected to the end of the wire. तो फिर current flow होगा initially, constant current flows to the wire, very wrong. Permanent energy generated in the wire, हाँ, क्योंकि Ri amount of heat dissipate कर रहा है, तो फिर very correct. A constant potential difference develops between the no charges of constant magnitude appear at the ends. What? Seriously? Charges? I don't know. The wire is moved perpendicular to its length. So कोई तो भी एक wire है, this is R, moved perpendicular to its length with a constant velocity and uniform magnetic field, of course, perpendicular to the plane of motion. Yeah. Uniform magnetic field perpendicular to the plane of motion. So magnetic field इसमें एक electric field यूज करेगी, right? चलो ठीक है, नॉर्मल अपने को इमोशनल ईएमएफ यूज करना पड़ेगा। तो क्या P times V, that is our E basically, right? इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इंड्यूस होगी। मुझे इसे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए, वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, जस्ट है, उतनी इसमें होगी, ठीक है। उसका क्या? So a constant potential difference develops between the end of the wire. Well, that's very correct. So potential difference और EMF दोनों अलग अलग चीज़ है। constant potential difference इसमें जनरेट होगा, बट इन दी एंड वो जनरेट होने के बाद में इसके अंदर जो EMF है वो जीरो हो जाएगा, राइट? तभी और करंट फ्लो नहीं होगा। The wire is placed in a constant electric field that has the direction along the length of the wire. अरे यार, ये तो नॉर्मल ओहम्स लॉ वाली कंडीशन होगी। हाँ ना, फिर ठीक है, फिर एक कांस्टेंट करंट फ्लो होगा उसमें, कांस्टेंट करंट फ्लो से वायर, एंड a constant potential difference also develops between the ends of the wire. What? Yeah. A battery of constant EMF is connected. I mean, जो potential difference आपको को दिया हुआ है E times L, वही तो रहेगा, बट हाँ, तुम बोल सकते हो कि potential difference constant. A battery of constant EMF is connected to the ends of a wire. Constant EMF, seriously. So yeah, constant current flows. Charges of the constant thermal energy is also generated in the wire. इस केस में भी जिसमें भी करंट फ्लो हो रहा था उसमें थर्मल एनर्जी भी जनरेट होती थी। ओके, इन द सर्किट शोन, oh wait a second, this is very wrong, sorry. ये क्या हो रहा है, मुझे इसको एरेज करना था। सो क्या था ये? वायर इज प्लेस्ड इन द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? और कुछ था इसमें, ये भी था। सो ये मैंने सोचा कि ऐसा हो सकता है, बट नहीं। सो अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो फिर अनफॉर्चुनेटली ये वायर ज़्यादा कैपेसिटिव है और इसके थ्रू करंट नहीं बह सकता है। करंट इसके थ्रू इनिशियली बहेगा और फिर बाद में ये एज ए कैपेसिटर बिहेव करेगी, राइट? तो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स बिटवीन द एंड ऑफ द वायर। करंट फ्लोज थ्रू द वायर, no. Thermal energy is generated in the wire. I mean, initially yes, but finally no. Charges of constant magnitude, right, appear at the ends of wires. So, like, तुम सोच सकते हो कि वायर एक काइंड ऑफ लाइक क्या सिलेंडर है, तो हाँ, थोड़ा अजीब हो जाएगा ये। चार्जेस ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड थोड़ा बोलना गलत होगा, राइट? क्योंकि वी आर नॉट श्योर कि इसमें रेडियस क्या है, और बट ये तो पता है कि चार्जेस जो है वो टाइम वेयरिंग नहीं है, इतना अपन बोल सकते हैं, राइट?
सिमिलरली जब अपन बी की बात कर रहे थे परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड में, राइट, तब भी तो चार्जेस चल सकते थे. So we're gonna go with this as well. Okay, next. In the circuit shown, L1 is given, L2 is given, R1, R2 is given. Steady state match the items of column 1 to the values in column 2. रेजिस्टेंसेस दिया हुए हैं इन स्टेडी स्टेट. बढ़िया. स्टेडी स्टेट में पता क्या होता है कि जो पूरा इंडक्टर है उसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है, राइट. इट मस्ट बी लाइक दैट, अदरवाइज इसके थ्रू करंट चेंज होगा. तो अगर इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो सीधे शॉर्ट हो गया, और ये भी एक वायर जैसे बिहेव कर रहा है. या देन इट्स जस्ट 16/4, सो 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है पूरा पूरा का पूरा इंडक्टर्स के थ्रू. ये जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू कुछ भी नहीं हो रहा है. सो करंट थ्रू इंडक्टर L1 is in milliampere. Wait, what? Why milliampere? Oh, kilo ohm. Okay, that's why. So 4, of course, 4 milliampere. Voltage across inductor L2 in volt. स्टेडी स्टेट ना, स्टेडी स्टेट चाहिए अपने को, तो फिर जीरो. एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर L1 in microjoules. Okay, L1 क्या है, हाफ Li स्क्वायर यूज करना पड़ेगा, राइट. सो हाफ इंडक्टर्स कितना दिया इन लोगों ने, 2 into I, and I is अभी अपन कैलकुलेटर 4 milliampere, so 16 10 power -6, so 16 micro joules. और L2 में it's just half of 3 into same current, right? So yeah, 16 into half is just 8 into 3 is 24. There you go. What else? और क्या हो सकता है? Match the units. Nice. ये तो अच्छा क्वेश्चन आ गया. Easy है. So न्यूटन per meter square, just area. Sorry, that's pressure of course. So stress भी pressure के units में रहता है. So yeah, मतलब stress in fact pressure ही रहता है. Bulk modulus, no. Wait, actually yeah, because जो स्ट्रेन रहेगा वो यूनिट लेस रहेगा, तो फिर बल्क मॉडुलस भी अपन यूज कर सकते हैं. ओके, टॉर्क, दिस थिंग, आई मीन इट्स फोर्स टाइम्स डिस्टेंस, नो. फोर्स कांस्टेंट, न्यूटन पर मीटर आई थिंक, बिकॉज स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट एज इफ. ओके, सरफेस एनर्जी ऑफ अ लिक्विड, वेल दैट इज मोर और लेस जस्ट फोर्स टाइम्स एनर्जी, बेसिकली एनर्जी की यूनिट्स में. सो न्यूटन मीटर, राइट. और न्यूटन मीटर क्या है टॉर्क के लिए भी, केजी पर सेकेंड स्क्वायर. अरे मीटर कहाँ पे गया इसमें. सो न्यूटन क्या होता है, न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो कन्वर्ट करने के मीटर -1 चाहिए रहेगा, तो फिर बी के सारे ऑप्शंस भी इसमें आ जाएगा. दैट्स जस्ट फोर्स कांस्टेंट बेसिकली. सो इसका पी, ये दोनों पी दे रहे, राइट. ओके, स्ट्रेस, स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, टॉर्क, प्रेशर, एनर्जी, डेंसिटी, एंगल, एनर्जी, रेनॉल्ड्स नंबर. व्हाट, सीरियसली क्या करना है मुझे इसका. ठीक है, स्ट्रेस प्रेशर होता है, या स्ट्रेन एंगल. ओके, मतलब बोल सकते हैं एंगल, मतलब ठीक है. तो तुम्हारा जो क्या वो शियर स्ट्रेन रहता है वो एंगल को मेजर होता है. टॉर्क इज एनर्जी. ओके, इफ यू थिंक सो. यूनिट वाइज सेम है, बट आई डोंट थिंक उसका एनर्जी बोलना चाहिए. ओके, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और रेनॉल्ड्स नंबर फॉर सम रीजन. रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या था, भूल गया. याद नहीं आ रहा. यार ठीक है कि यूनिट लेस होता है तो याद है एटलीस्ट. एंड डिपेंड्स ऑन व्हाट, वेलोसिटी, डेंसिटी, राइट. सो आई थिंक इट वाज समथिंग लाइक डेंसिटी वेलोसिटी अपॉन कुछ विस्कोसिटी इस यूनिट्स में था. इसके आगे भी कुछ कांस्टेंट्स थे, वो मुझे याद नहीं है. और कुछ फैक्टर्स थे रेनॉल्ड्स नंबर के लिए, एक लिक्विड में और क्या फैक्टर्स थे. ओ या उसमें वो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ भी रहती है एक,
इसमें भी वो भी डाल दो इसमें लेंथ लेंथ या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फोर्स टाइम्स या फोर्स अपॉन एरिया और वेलोसिटी ग्रेडियंट। सो फोर्स मीटर स्क्वायर वेलोसिटी ग्रेडियंट लेके आ जाएगा मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर, ये तो गया। सो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और क्या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? कूल। सो ये yes kg meter power negative 1 second power negative 1, this thing is for question of viscosity. Velocity of force meter per second use करेंगे। density kg meter के लिए 3, लेंथ के लिए मीटर, राइट? सो लुक kg कैंसिल हो रहा है, बहुत ही अच्छा है। लेट्स मैंने वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, लेट्स से दिस टाइम्स दैट, सो मीटर पावर नेगेटिव 2 एस पावर नेगेटिव 1, दैट टाइम्स दैट ऑफ कोर्स इसी इन्हीं यूनिट्स में, सो रो वी एल अपॉन क्वेश्चन ऑफ विस्कोसिटी समवेयर लाइक दैट। कूल, राइट? तो ये तो यूनिटलेस है वैसे भी। या देन ओके, स्ट्रेन को तुम रेनॉल्ड्स नंबर से भी समहाउ रिलेट कर सकते हो क्योंकि उनके यूनिट सेम है, इवन तो कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का स्ट्रेस से रिलेशन रहता है क्योंकि ऑफ कोर्स, सो देयर वी गो। एनर्जी डेंसिटी दैट्स जस्ट न्यूटन पर मीटर, सॉरी न्यूटन टाइम्स मीटर अपॉन, अब डिपेंड्स डेंसिटी कौन सी, सरफेस डेंसिटी की वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। I'm gonna go with volumetric density। तो फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो वो प्रेशर का यूनिट ही हो गया। तो ये इस पे भी जाएगा और ये भी इस पे जाएगा, राइट? और क्या है? टॉर्क, टॉर्क एनर्जी रहती है, वो तो अपन ने कर दिया। और कुछ नहीं, ठीक है। A particle moves in such that its x coordinate is related to the time t by the relation t equal to square root of x plus t, where okay, so basically x is t minus 3 का square, where x is in meters, t is in seconds. Based on this information, match the values in column 1, okay, to the respective quantities for the particle motion in something, okay, got it। So x मिल गया अपने को, x is just t minus 3 का, so t minus 3 का square is t square minus 6t plus 9। So velocity क्या रहेगी इस function of time, which is 2t minus 6, acceleration is just 2, okay। So acceleration at t equal to 5, it's always 2, it's always 2। Average speed from t equal to 0 to t equal to 6, एवरेज स्पीड निकालनी है तो x अपॉन टी निकालो ना। x इनिशियली क्या है, when t is just 0 it's just 9, और फिर 6 पे it's like 6 minus 3 का स्क्वायर, so 9, so 0 to 9 shift हुआ in 6 seconds, right? Right? Wait, no, 9 to 9 shift हुआ, 0 हो जाएगा ना, right? Yeah, I think it's correct, and that's 6, that should be just 3 and wait a second, ये कैसे समझ, मतलब स्क्वायर रूट एक्स इक्वल टू टी माइनस थ्री, तो फिर जब अपन टी इक्वल टू 0 की बात करेंगे तो वो तो नेगेटिव ही हो जाएगा, बट स्क्वायर रूट एक्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। हाउ डज दिस मेक सेंस? सो एवरेज स्पीड फ्रॉम टी इक्वल टू 0, बेसिकली नॉट डिफाइंड ऑप्शन एक होना चाहिए था, बट वो नहीं है तो फिर ठीक है, अपन 0 मान लेंगे। सीरियसली यार, ये क्या कुछ भी, ओके। देन व्हाट, वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ रिवर्सल ऑफ मोशन, एट द पॉइंट ऑफ रिवर्सल ऑफ मोशन, मतलब जब v, हाँ 0 ऑफ कोर्स, कम ऑन, राइट? तुम्हारा x पॉजिटिव, तुम्हारी वेलोसिटी पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर कहीं तो ये रुक गया, फिर वापस आया, इट्स गोना बी लाइक दैट, ओके। Total displacement traveled from t equal to 0 to t equal to 6, once again it's stupid because it doesn't make sense, right? t equal to 0 पे x हमारा डिफाइंड नहीं है, ओके। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t equal to 0 to t equal to 6, सच में टोटल डिस्टेंस, ओके सॉरी, फिर ये अलग है, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्टेंस तो अलग है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड,
राइट। तो टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9, टी इक्वल टू 0 पे 9 था। अगर इसको ग्राफ करना चाहो तो ओके, ये एक्स एक्सिस है, ये टी एक्सिस है, टी इक्वल टू 0 पे 9 था। उसके बाद में टी इक्वल टू 6 पे भी ये 9 है। इट्स टी माइनस 3 का स्क्वायर, सो ऑफ कोर्स व्हेन t was 3 it was 0, so something like this. Wow, weird parabolic trajectory. तो फिर या 3 तक निकालो, उसका डबल कराओ। 3 पे 0 था और इनिशियली 9 था, तो तब डिस्टेंस 9 ट्रेवल किया, फिर वापस 9 ट्रेवल किया, तो 18 I think. Okay, next. A man can row a boat with 4 kilometer per hour in still water. The man wishes to cross the river of width 4 kilometer having a water current of 2 kilometer per hour. But then can row in a boat with, so velocity of man is 4 kilometer per hour. अपने को सब कुछ किलोमीटर पर आवर में चाहिए कि कुछ और भी अपने को लगेगा, मिनट्स भी यूज करने वाले हैं। ओके, 2 kilometers, okay, okay. राइट, तो अल्फा बीटा T1 T2 टी ये सारे नॉर्मल नंबर्स हैं। ओके, सो अपने को आवर्स में नहीं चाहिए, अपने को मिनट्स में चाहिए। सो 4 टाइम्स 60 की 240 किलोमीटर पर मिनट। ये इंसान का क्या ओके बोट की स्पीड है, राइट। The man wishes to cross the river of width 4 kilometer. So width is 4000. 4 किलोमीटर ठीक है, सिर्फ अपन किलोमीटर में यूज करें ना। ओके, हैविंग अ वाटर करंट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ रिवर दैट इज व्हाट व्हाट 120 किलोमीटर पर मिनट। ओके, टू क्रॉस द रिवर विद जीरो ड्रिफ्ट। सो अगर मैं इसको इमेजिन करूँ, ये बंदा इस टाइप से जा रहा है यहाँ पे ऐसा, ठीक है, टू क्रॉस विद जीरो ड्रिफ्ट। ओके, तो वो एक एंगल अल्फा डिग्री विद द करंट फ्लो, विद द करंट फ्लो, वेट व्हाई, ओके विद द करंट फ्लो थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि करंट फ्लो ऐसा हो रहा होगा तो फिर ये अल्फा ऐसा, मतलब अल्फा शुड बी 120 डिग्री, बस वही एक ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ पे दिख रहा है मुझे। ओके, ठीक है ना, तो क्या इसकी स्पीड डबल है रिवर की स्पीड से, तो ऑब्वियसली ये जो एंगल है 60 होना चाहिए, तब वो कैंसिल हो जाएगा। दैट मींस इट्स 120 डिग्री ऑब्वियसली। अल्फा गोस टू टी, या लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, व्हाटएवर, फिर बीटा नाउ वी शुड क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम t2 minutes, making angle beta degree with the river flow. But वेट अ सेकेंड, एक बात बताओ, जो अल्फा था वो हमने मेजर किया था कि वो खुद वो मेजर कर रहा था? अल्फा डिग्री तो कर तो ठीक है, देन बीटा शुड बी 90। अगर अगर तुम प्रॉपर एंगल की बात कर रहे हो वर्सेस जो हमने मतलब देखा उसको होते हुए, मतलब अगर बोट इस टाइप से जा रही थी तब 90 डिग्री है, अगर बोट इस टाइप से जा रही थी तो 120 डिग्री, समथिंग लाइक दैट, राइट, समथिंग आई डोंट नो। तो बीटा 90 डिग्री हो जाएगा, फिर T1 T2 T3 क्या है? अच्छा, तो T1 यानी कि ठीक है, समझा, और T2 इज दैट। फर्दर ही टेक्स a time T3 minutes to row 2 kilometer upstream and then downstream back to the start point. ठीक है, तो अपन T1 निकाल लेते हैं क्या है। क्या ये 240 और ये 60 डिग्री स्क्वायर रूट 3/2 है, तो कि 120 स्क्वायर रूट 3 इसकी इस टाइप से वेलोसिटी, सो 4 अपॉन 120 स्क्वायर रूट 3 these many minutes, right? Wait a second. Oh no, oh no, मैंने ये कैसे कन्वर्जन कर दिया, ये बहुत गलत कन्वर्जन है। सो क्या 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 कहा था इन लोगों ने?
4 किलोमीटर पर आवर, एक्चुअली में ठीक है किलोमीटर पर आवर ही लेते क्योंकि वो मिनट्स में कन्वर्जन बहुत गंदा होगा, राइट। सो 4/60 और क्या, नहीं 4 किलोमीटर पर आवर, और रिवर इज 2 किलोमीटर पर आवर। सो ठीक है ना, ये सिचुएशन एंगल है जस्ट 4 टाइम्स साइन दैट, दैट्स जस्ट 2√3 वर्टिकल वेलोसिटी है, ये 4 है तो फिर 4/2√3 दैट्स गोइंग टू बी व्हाट, 2/√3, 2/√3 hours. So you can write this as 2/√3 to 60 minutes. Right. And then 120/√3 is like 14 to 3, so 40 √3 is goes to that. T1 goes to P. I don't know, yeah, it wasn't. Okay, T2 time, T2 minutes making angle beta with the river flow. Right. तो हाँ, जब वो सिर्फ डायरेक्टली सिर्फ क्रॉस करना है तो वो पूरा का पूरा 4 किलोमीटर पर आवर इस टाइप से जाएगा। So just 1 hour basically, so 60 minutes. T2 should be 60. Okay. Further, he takes time 332 minutes to row 2 kilometers upstream and then downstream back to the start point. Assuming all this to be independent of each other. Back to the start point. Okay. 2 kilometers upstream. Wait, what? Upstream. अच्छा, across the river नहीं. ठीक है, तो upstream और फिर downstream. Fine. 2 kilometers upstream. And then same thing 2 kilometers downstream. So basically, okay, got it. T3 time. Okay, so 2 upon V man plus, sorry, minus because upstream पहले को, minus V river plus 2 upon V man plus V river basically. So V man minus V river is just 2, so ये 1 हो जाएगा, plus 2 upon क्या है, ये 6 हो जाएगा, so just 1/3 these many hours. So 4/3 hours, that is 4 into 20 minutes, which is 80 minutes, right? So T3 goes to 80. Next. Okay, a ball launched with some initial velocity from the origin moves in the xy plane such that x and y vary with time t as x equal to alpha t, y equal to alpha. What? Initial velocity from origin moves in the xy plane such that x and y vary with time. अच्छा ठीक है, तो okay, whatever. So alpha t and alpha t into 1 minus beta t, like that. Cool. Based on this information, match the quantities. Okay, ठीक है. The maximum horizontal distance as a multiple of alpha upon 2 beta. Okay. Can clearly see क्या हो रहा है यहाँ पे, ये अल्फा टी, हम अल्फा टी माइनस अल्फा बीटा टी स्क्वायर्ड है, सो ये एग्जैक्टली लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन है बेसिकली। तुम्हारी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 40 डिग्री एंगल पे थी और वो सब ठीक, बट या दिस इज दिस थिंग, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। सो एस इक्वल टू, जब एस 0 हो जाएगा, मतलब वर्टिकली जब एस 0 होगा तो वो वापस आ जाएगा ग्राउंड पे। सो फॉर दैट यू शुड जस्ट हैव अल्फा, और टी 0 नहीं हो सकता, अल्फा माइनस अल्फा बीटा टी स्क्वायर, इन अदर वर्ड्स टी, सॉरी टी सिर्फ टी, टी इज व्हाट 1 अपॉन बीटा, सो 1 अपॉन बीटा इनटू अल्फा टी। वेट अ सेकंड, अल्फा टी क्यों है इसमें वेलोसिटी आखिर, नहीं x इक्वल टू, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी नहीं ऑफ कोर्स। सो अल्फा टाइम्स t basically, yeah, so basically alpha upon beta, that is the, so it's 2 basically. Okay, the maximum vertical, सही किया ना ये, हाँ मैं डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, वो कब 0 होती है, when you just have t equal to 1 upon beta. The maximum vertical displacement attained as a multiple of, okay, so vertical displacement we know कि वो t upon 2 होने वाली है, so just put कर दो 1 upon 2 beta right there, just alpha upon 2 beta minus, so 1 upon 4 beta square, just 1 upon 4 beta times alpha, like that.
alpha upon 4 beta. So this should be 4. Time taken by ball to hit the x-axis again as a multiple of 1 upon 8 beta. Hit the x-axis again. अच्छा, जब तुमने लॉन्च किया उसके बाद फर्स्ट टाइम जब तुम हिट करोगे, right? Basically time period, that is 8 because 8 times 1 upon 8 beta, right? Acceleration of the ball, बहुत गंदा ड्रॉ किया मैंने. Acceleration of the ball is magnitude as a multiple of alpha b upon 8. So ये displacement है is just s equal to ut minus half at square. So half a, right? Half a is just negative alpha beta. Of course, it's just negative 2 alpha beta, right? But अपने को मैग्नीट्यूड चाहिए सिर्फ, तो फिर 2 अल्फा बीटा लेगा तो फिर 16 जाना चाहिए. Okay, the velocity of the ball at half value of time calculated in c what is a multiple of alpha, what, half the value of time calculated. अच्छा, c ये चीज, ओके, राइट. तो अपन टाइम कैलकुलेट कर चुके थे ना. इट्स जस्ट 1 upon beta the velocity of the ball as a multiple of alpha. Well, yeah, it's just alpha basically because if horizontal velocity रहेगी तो वो तो alpha, yeah, alpha is just that. So 1. Okay, cool. Next, in the arrangement shown, a block A of mass something sliding on block B, mass given, friction is absent, also physics on its location. Okay. Like, अच्छा, ये जो wait, what, ये क्या है? इंक्लाइन प्लेन फिक्स्ड है क्या? ब्लॉक बी ऑफ मास बी इक्वल टू, अच्छा ठीक है, तो सिर्फ ए और बी के मासेस दिए हुए. लेट्स से कि ये जो है वो इंक्लाइन प्लेन फिक्स्ड है. फाइन. Based on this information and g equal to 10, match the column. Cool. So there we go. A B, यहाँ पे पुली है, ठीक है. Yeah, assuming ये inclined plane fixed है. So normal force क्या है? A plus B का मास, इसको लिखिए देना. मास A is what, 1. स्मॉल m लिखो. स्मॉल m is 1, कैपिटल M is 4. ठीक है, तो फिर 5 इंटू जी कोसाइन थीटा. या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में कुछ दिया है क्या इसमें? नहीं ना. तो फिर डायरेक्टली, वेट, व्हाट, फ्रिक्शन इज एब्सेंट. वाह, दैट्स वेरी डिफरेंट एक्चुअली. ठीक है, फिर तो नॉर्मल फोर्स की कोई अपनी चिंता ही नहीं है. फिर ठीक है, फिर सिर्फ एनजी साइन थीटा ढूंढ लो. सो ओवर हियर यू हैव, वेट, व्हाट, सीरियसली, बट what can that be? Friction is like absent. Okay, so यहाँ पे टेंशन T है, यहाँ पे भी ऊपर टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T है, यहाँ पे mg sin थीटा फोर्स लग रहा है इसमें, यहाँ पे स्मॉल mg sin थीटा फोर्स लग रहा है इस पे. एक्सेलरेशन इक्वल है. दैट्स इट. ये तो बहुत इजी था. सो g sin थीटा मतलब एक्सेलरेशन ऐड करने पे जीरो हो जाएगा. वैसे कैसा बोल सकते हैं जहाँ पे तुम एक्सेलरेशन दोनों इस डायरेक्शन दे रहे हो. सो 2g sin थीटा इक्वल टू t अपॉन m प्लस t अपॉन m. गॉट इट. सो टेंशन निकाल लो, सब कुछ मिल गया तुम्हें. m और m ने 1 और 4 दिए हुए, तो फिर जस्ट 5t अपॉन 4 एंड साइन थीटा क्या है? 1 अपॉन 2, तो फिर g तो सिर्फ 10 था एनीवे. दिस इज जस्ट 2 राइट देयर. t इज इक्वल टू 8. टेंशन 8 है. You can figure out the acceleration, which is just what, g sin theta. Well, that's 5. Okay, minus t upon m. So t क्या था? t8 upon capital M. That is 3. So 3 is the acceleration. The acceleration of A in meter per second square. दोनों का सेम ही है 3. Thrust on the pulley in Newton. राइट. सो 2t बेसिकली इस डायरेक्शन में, और कुछ नहीं, कोई और फोर्स नहीं है इस पे. सो 2t क्या है? 2t इज 16. सो इट शुड बी, यार सच में ये कितना अनयूजेबल कोई शब्द होता है पता नहीं. फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी इन न्यूटन बाय दिस गाय ऑन दिस गाय. फाइन, सिर्फ एक नॉर्मल फोर्स है जो कि लगा रहा है ये. सो दैट्स जस्ट mg कोसाइन थीटा. स्क्वायर रूट 3/2 into 10, that's 5 square root 3, that times small m, so 5 square root 3, which will be 0, sorry, m or 1 है. Yeah,
फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन द इंक्लाइन इन न्यूटन, राइट। तो ये जो नॉर्मल फोर्स लगेगा ये ए और बी दोनों को बैलेंस करेगा, राइट। हाँ, तो वो हो जाएगा 5 × 5 √3, दैट इज 25 √3, लाइक दैट। आई डोंट नो, ये थोड़ा क्वेश्चन अजीब है क्योंकि ये पूछते हैं कैसे क्वेश्चन। अ सेमी सर्कुलर रिंग हैज मास m एंड रेडियस r एज शोन इन द फिगर। कौन सी फिगर? अच्छा, ये फिगर यहाँ पे होनी चाहिए थी, उन्होंने कुछ दिया ही नहीं। अपन फिर हम इमेजिन करेंगे। सेमी सर्कुलर रिंग, मास m रेडियस r, ये क्या इलिप्स बन गया। सो सेमी सर्कुलर रिंग, mass m, radius r, okay. Let I1, I2, I3 be the moment of inertia about the four axis। नहीं, फिर अपने को लगेगा ही, फिर अपने को इमेज ही लगेगी क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि कौन सी एक्सिस के बारे में तुम पूछना चाहोगे। सो आई डोंट नो, मूव ऑन। इन YDSC experiment, repeat though. Okay, in YDSC experiment set up with light of wavelength lambda is given. Okay, so wavelength is just 6 × 10 power -7. Distance between the two slits is 2 millimeters, so d is 2 × 10 power -3. And distance between the plane of slits and screen, so capital D, is 2, right। फिर क्या निकालना है अपने को? y1, y2, y3, y4, तुमने ये वैल्यूज दी हुई है, ओके। सो अच्छा, ये इंटेंसिटीज है और ये क्या है? बी सी डी ई। हाँ, अच्छा ओके, ए बी सी डी ई, लाइक दैट, गॉट इट। और डी, और ओके, बी के लिए तुमने y1 दिया, फिर डी के लिए y3, सो गॉट इट। ठीक है ना? तो इन टर्म्स ऑफ y अपन इंटेंसिटी तुम ले गए, द प्रॉब्लम विद दिस थिंग, राइट। आई नॉट, ओके, लेट्स से कि दोनों स्लिट्स जो है वो आई नॉट इंटेंसिटी है, लेट्स डू इट। सो फेज कितना रहेगा? फेज विल जस्ट बी y d upon d. Yes, I think that's correct. Y d upon d times 2 pi upon lambda, of course. So in terms of y अपन निकाल सकते हैं, so it's just like 2 pi d upon d lambda that times y, right? ये अपना phase है and you just want what? You want the intensity, so you know the intensity is intensity squared, just I naught squared plus I naught squared plus 2 I naught squared cosine phi, which is 4 I naught squared into cosine squared phi upon 2 and stuff, but let it be, just 1 plus cosine phi is enough. So yeah, it's just what, nah, okay, wait, I naught square क्यों लिखा? वो amplitude square में ठीक था, but I naught square नहीं, it's just this thing actually. So yeah, no need for that, it's just 2 I naught into 1 plus cosine phi. Cool. So चलो फिर phi कैलकुलेट करो। पहले तो एक काम करते हैं, ये जो गंदी सी चीज है वो, या सो एक काम करो, 2 पाई को अभी के लिए साइड में रखो, इट्स जस्ट y टाइम्स d अपॉन d लैम्डा। अपने को ये चीज कैलकुलेट करनी है, दैट विल गिव अस द अमाउंट ऑफ फेज ऑफ लाइक फ्रैक्शन ऑफ फेज ऑफ 2 पाई। ओके, सो लेट्स डू इट। a के लिए करते हैं, a के लिए वी जस्ट नीड, ओके वो तो 0 है, तो a तो 0 हो जाएगा। b के लिए करते हैं, b के लिए y1 is given, so y1 is 0. Yeah, this thing, so 75 to 10 power -4 into d. D is 2 to 10 power -3 upon capital D, which is just 2 into lambda, which is 6 to 10 power -7. Cancel. This will be 25 or 2. 25 into 10. ये तो गया पूरा, ये तो गया है 25.2 basically, right? But अपने को 2 पाई के साथ में डील करना है, तो इसको डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं कि it's just is like what? It's 12 plus 1/2, right? और फिर 12 जो है उसको इग्नोर करो क्योंकि वो तो इंटीजर है, वो 2 पाई टाइम्स इंटीजर, फर्क नहीं पड़ता। तो या p के लिए just 1/2 is the way to go. c
For C, it is 0.2 millimeters, so the same thing as before. In fact, d upon d lambda पे थोड़ा सा calculation कर दो. So it's just all of that to 10 power 83 upon 6 into 10 power 87, यानी कि 10 power 4 upon 6. Okay, that times, yeah. Wait a second, millimeter था ना? Shit. क्या हमने मिलीमीटर लिया था? नहीं लिया था हमने. ये गलत हो गया अपना. ठीक है, पहले तो अपन क्या करेंगे, पहले अपन d अपॉन d लैम्डा कैलकुलेट कर लेंगे, विच इज जस्ट 10 पावर 4 अपॉन 6. ओके, फिर लेट्स डू इट. पहले अपन y वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे. पहले y वैल्यूज, उसके बाद में फेज. तो b के लिए अपने को y1 यूज करना पड़ेगा, विच इज 75 इंटू 10 पावर -6, राइट. C के लिए इट्स 15 to 10 power -5. ओके, D के लिए और फाइनली, राइट, आई मीन D के लिए जस्ट हैव सो y2, देन D के लिए y3 यूज किया था, राइट. y2 तुमने यूज किया C के लिए, दैट इज करेक्ट. ओके, एंड फाइनली तुम E के लिए y4 यूज करोगे. That is just 36 into 10 power -6, I think. Sorry, 5. Yeah. अब अपन फेस कैलकुलेट कर लेंगे. सो पहला 0, दूसरा 75 10 पावर -6 अपॉन ये सारी चीज. सो 10 पावर -2 0.75, so 3/4 upon 6, यानी कि 1/8. Okay, 15 into all that stuff. So 10 power -1, right? 1.5, just 3/2, so 1/4. 2 into 10 power -4. That's just 2/6, which is 1/3. Okay, and 36 6 into, okay, so 0.6, like 6/10. Wait, what? Seriously, no, that's not good. It's not good. 6/10. 6/10, 3.5. This is very bad. But yeah, seriously. Okay, phase मिल गया. तो ठीक है, phase upon 2 pi actually. So 2 pi times all of that. So 2 pi into 1/8, and yeah. Basically, this thing is just pi upon 4. This thing is pi upon 2. ये क्या है, 2 pi upon 3, और ये फाइनली है थोड़ा सा अजीब, it's just 6 pi upon 5. उस अच्छा मैं इसको pi plus pi upon 5 लिखूंगा. फेस के लिए कोसाइन पाई कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को. बहुत लंबा प्रोसेस है. या चला यार, ठीक है, कोसाइन 5. इसके लिए 1, इसके लिए π/4 के लिए 1/√2, π/2 के लिए 0, 2π/3 के लिए -1/2. दिस थिंग नेगेटिव कोसाइन ऑफ π/5. π/5 यानी कि π/5 यार 36 degrees. Okay, but seriously, yeah, 80 times 2, that's definitely just 36 degrees. So cosine of that, we know he was square root 5 plus 1/4, right? Yeah, it's square root 5 plus 1/4. Sine 80 degrees is like square root 5 minus 1/4. Right, I think that's correct. So for example, 1 minus 2 square करूँगा मैं, तो 1 minus 2 into square root 5 minus 1/4, so like 16. और फिर जगह 5 plus 1 6 minus 2 square root 5, like that. So ये सिर्फ repeat हो जाएगा, just 1 minus 3 upon 4 plus square root 5 upon 4, like that.
and this thing of course is 1 upon 4, so 5 plus 1 upon 4. Yeah, that works. So this is just the way it is. Negative of square root 5 plus 1 upon 4. That sounds gonna be okay. So 1 plus cosine 5 का calculate करेंगे ना. So 1 plus cosine 5 is going to be 2. 1 plus 1 upon square root 2, this is going to be 1, this is going to be 1 upon 2, और इसके लिए 3 minus square root 5 upon 4. Okay, so got it. Up 2 times of that, so ये 4 हो जाएगा, and this will just be 2 plus square root 2, I think, and still this thing will be 2, इसका 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 minus square root 5 upon 2, like that. तो ये सारी वैल्यूज मेरे को मिलेगी. That times I naught. Yeah, that's the way to go. Right. So एक तो 4 I naught रहेगा, वो दिख क्यों नहीं रहा है अकेले, मतलब 2 0 है तो फिर 1 plus just it's 2 times 2, it's 4, right? अच्छा तुमने a लिया नहीं इसलिए ठीक है. b के लिए 2 plus square root 2, that's like 2 plus 1.4 something, so 3.4 something. So b के लिए c, sorry, third, right? c के लिए 2 I naught. Okay. ओके, फिर डी के लिए तुमने कोड्स भी दिए, बहुत ही अच्छा. सो पी यानी कि बी के लिए अपने को 3 चाहिए था, वो सिर्फ इसमें ही है. हाँ, नाइस. सो क्यू का 1, वेरी करेक्ट. आर का 4, यस, एंड एस का 2, ये कोई भी वैल्यू है, कैलकुलेट नहीं करूँगा. ओके, कितना बचा है, थोड़ा सा और. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स ए एंड बी फॉर द फॉलोइंग केसेस. 10 न्यूटन नॉर्मल फोर्स लग रहा है, यहाँ पे μ1 है, यहाँ पे μ2 है, अपने को एक्सेलरेशन ढूंढनी है. ठीक है, well ऑफ कोर्स ये जो फोर्स रहेगा वो 10 न्यूटन होना चाहिए, ये फोर्स 10 न्यूटन होना चाहिए, तभी वो इक्विलिब्रियम रहेगा. सो 10 टाइम्स μ1, राइट. बहुत सारे अलग अलग केसेस इसमें. पहला केस, व्हेन बोथ ऑफ देम आर मूविंग टुगेदर. नहीं यार, भी थोड़ा क्या मुझे सारे केसेस 1 by 1 करने चाहिए कि मुझे थोड़ा जनरलाइजेशन करना चाहिए पहले? आई थिंक मुझे थोड़ा पहले जनरलाइजेशन करना चाहिए. सो अगर दोनों साथ में मूव हो रहे हैं, दैट मीन्स लाइक व्हाट, g minus 10 normal force, right? That 10 times mu1 upon m1 plus m2, which is 2, which is like 5 mu1. So 10 minus 5 mu1, that will be the acceleration, right? And this times the mass, so 1 basically, and ठीक है वो रहेगा इस पे net force, that is of course from friction, right? Now not just friction, it's also yeah, सब कुछ इसमें involved रहेगा. That's kind of not good. राइट. सो अगर ये हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स होती तो फिर से फ्रिक्शन रहेगा, बट अब ग्रेविटी दी है, सो या अनफॉर्चुनेटली वो देखना पड़ेगा. एंड दैट्स व्हाट 10 माइनस इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, या नाइस, व्हिच वी डोंट नो यार, बट ठीक है. एफ यहाँ पे मुझे आई थिंक एफ लेना चाहिए था, बट ओके वो तो स्लिप हो रहा है ना, तो फिर ठीक है, फिर अपन u1 ले सकते डायरेक्टली. सो 10 माइनस फ्रिक्शन फोर्स अपॉन, नहीं फ्रिक्शन फोर्स, सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स अपॉन 1, फिर वो तो 1 ही फर्क क्या पड़ता है. या जब ये चीज होगी देन इन दैट केस वो दोनों साथ में मूव करेंगे. एंड ऑफ कोर्स लाइक फ्रिक्शन फोर्स इज less than or equal to normal force time, that's less than or equal to 10 u2. So this is bigger than or equal to 10 minus 10 u2, like that, right? That looks cool. So 2 minus mu1 bigger than or equal to 2 minus 2 mu2. In other words 2 mu2, ये तो गया यार,
तो पूरा गया. So 2 mu2 bigger than mu1. When this happened, that means they move together. Otherwise वो move नहीं करेंगे together. Right. So एक possibility कि वो move ही ना करे. एक possibility है कि सिर्फ ये move करे और ये move ना करे. अगर वो move ही ना करे, then what should happen is कि gravity completely यानी move नहीं करे. Right. So 10 times 1. Hey, wait a second. In सब में जो mu है that is less than, yeah, that's actually less than 1, or 10 times 1 is just that. Normal force is just 10, so 10 times mu, that will be less than 10. But इस पे जो gravity force लगेगा that will be always bigger than 10. I mean equal to 10 for this case, और दोनों केसेस के लिए दोनों मजा के 20 रहेगा. So ऐसा कोई केस ही नहीं रहेगा कि वो दोनों भी मूव नहीं हो रहे. एक तो मूव हुआ एटलीस्ट. राइट. ओके, ठीक है, ये तो वो केस हो गया. दूसरा केस हो सकता है कि वो दोनों इंडिविजुअली मूव हो रहे हैं. राइट. तो ये मूव हो रहा है प्लस ये मूव हो रहा है इसके सरफेस पे. ठीक है, चलो पहले तो ये केसेस का देख लेते हैं कि क्या क्या हो रहा है. अच्छा हाँ, जब वो मूव टुगेदर कर रहे हैं, इन दैट केस 10 minus 5 mu1 is the acceleration basically. Let's go for it. First, mu1 is 0, okay, and mu2 is something, so it's always, yeah, at least वो तो है. जितना बड़ा mu2 रहा उतना अच्छा, you know. Well, 10 times that, maybe 1 का force लगा. Wait a second. Shouldn't this be positive or something? Yeah, same acceleration, not that acceleration feeling. Okay. mu1 is 0, mu2 is 0.1. In that case, 10 minus 5 mu1, which is the acceleration, which is 10 basically. So yeah, there we go. There we go. So p ka 3. फिर mu is 0, mu, wait, why is this mu1? Okay, sorry, mu2 is 0 and mu1 is 0.1. तो इस केस में दोनों अलग अलग मूव करेंगे, वो अपने को नहीं चाहिए. Let's go for this thing. mu1 is 0.1. Okay, mu2 is, oh, mu2 is like really high. Ooh. हाँ, mu2 बहुत ही बड़ा है, इसका मतलब कि ये स्लिप नहीं हो रहा है, of course, but ये still स्लिप हो रहा है, right? So हाँ, इस केस में भी just be third. Okay, and mu2 equal to 0.1, mu1 equal to this thing. राइट. ये दो केसेस में उल्टा हो रहा है, ये इक्वालिटी काम नहीं कर रही. इन दोनों केसेस में ये, वेट इसके mu1 equal to 1, इस पे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ये मूव ही नहीं कर रहा यार, क्योंकि एग्जैक्टली इक्वल. राइट, एक्सेप्ट कि नहीं, एक्चुअली में ये इसको फोर्स कर रहा है, तो हाँ मूव कर रहा है इनफैक्ट. हाँ ठीक है, ये दो केसेस अपने को खुद से करने पड़ेंगे. लेट्स डू इट. अगर तुम्हारा mu1 0.1 है, mu2 0 है, सो ये कोई फ्रिक्शन फोर्स इस पे लगा नहीं रहा है. इट्स जस्ट कि ये इस पे 10 न्यूटन का नॉर्मल फोर्स लग रहा है. सो 10 टाइम्स 0.1 इज 1, तो या 9 न्यूटन इस पे फिर डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, तो इसका एक्सेलरेशन 9 हो जाएगा, बट इसका एक्सेलरेशन प्रॉपर 10 होगा. सो Q का 9 और 10, और फिर फाइनली इसका ओके, इसका 1 और 4 में से कुछ भी सकता है. mu1 इक्वल टू 1, mu2 इक्वल टू 0.1. Wait a second, ये G कैसे हो गया? Wait, no 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 no. ठीक है, पहले इसमें ओके था क्योंकि mu1 0 था, mu2 राइट, फर्स्ट वाज ओके, बट फॉर सेकंड वन mu1 कुछ तो भी है. सो क्या 10 minus 5 into this thing, so that's 9.5 right there. तो इसका फर्स्ट, फाइनली इसका फोर्थ होगा होपफुली. एक्चुअली अच्छा, तुमने कोड सी थी, तो P का 3, एक ही ऑप्शन है ऐसा. नाइस. सो P का 3, Q का सेकंड, थर्ड का फर्स्ट, और फाइनली S का फोर्थ. Cool. Last question. A particle of mass something is
moving on a straight line under the action of force. This force, the particle which is released from rest at x equal to 6 meter. अच्छा, for the subsequent motion, match the following. All the values in the right column are their recipients. अच्छा, ये जो force है जीरो कब होता है? When x is 4, right? x equal to 4 पे जीरो होता है. तुमने 6 पे इसको छोड़ा है, right? Suppose तुम x पे शिफ्ट कर दो, इसको तुम लिखो as what 2 into 4 minus x, right? So जब x से बड़ा होगा, it will be a retarding force. x से छोटा होगा तो फिर it will be accelerating in right direction. And yeah, basically SHM कर रहा है. So it's SHM. Fine. Match the following. Amplitude of the SHM is just 2. Time taken to go directly from 2 to 4. Energy of SHM. ठीक है. Energy of SHM क्या है? It's just half kx squared and stuff. अच्छा, mass कितना है? 2 kg, right? So this upon 2 मतलब कि acceleration. Got it. Acceleration is just 4 minus x. इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिखता हूँ कि acceleration is just negative x basically because yeah. So तुम्हारा जो omega square है just 1 basically. So omega is 1, 2 pi upon omega. That's your time period, right? Yeah. So time period is just 2 pi. Time taken to go from x equal to 2 to x equal to अच्छा equivalent of x को तो अपन डायरेक्टली बता सकते हैं x equal to 4 है. 2 to 4 जाना है अपने को here to here. Like for example, let's say ये start pi by 2 होता है तो फिर ये negative pi by 2 से 0 वाला केस रहेगा. So तुम्हारा phase shift कितने का है? pi by 2 का, right? So pi by 2 1/4 of the time period 2 pi है. So yeah, energy of SHM is अपने को यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ढूंढनी पड़ेगी या फिर अपन डायरेक्टली हाफ के एक्स स्क्वायर कर सकते हैं. तो हाफ, या आई मीन श्योर व्हाई नॉट, हाफ के यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट रहेगा. सो फोर्स कांस्टेंट इज जस्ट 2 basically, right? So half into 2 into x का square, so amplitude square basically, and amplitude is 2, so 2 squared, there we go, it's just 4. Energy of SHM is this thing. Okay, so let's go for it. 24 का, okay, so P का 3, Q का 1, R का 2 and S का भी 3. Yeah, exactly. Yeah, okay. नेक्स्ट है इंटीजर टाइप. अरे यार ये भी छोटे से ही क्वेश्चन है. नहीं, 6 क्वेश्चन है यहाँ पे. कर ही लेते. क्या जा रहा है? हाइड्रोजन एटम्स इन ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ समथिंग. द नंबर ऑफ लाइंस द रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम विल बी. इस वेवलेंथ को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर में. ठीक है, ग्राउंड स्टेट वेवलेंथ ये चीज एंगस्ट्रॉम है. ओके कूल. सो वेव नंबर अपन देख सकते हैं. whatever. So 1 upon the wavelength, 1 upon 975 angstrom. That's equal to Rydberg constant. Rydberg constant is approximately 10 power 7. No, 1.1 into 10 power 7. That's better actually. Wait, 7 to negative 7. Right, not negative 7. Into 1 upon n squared. जो भी n रहा हो, minus 1 upon 1 because initially 1 से क्वेश्चन मुझे उल्टा लिखना चाहिए क्योंकि ये छोटा रहेगा और वो बड़ा रहेगा. तो 1 minus 1 upon n squared like that. Cool. So 1 is equal to, okay, so 1.1 times this thing. First of all इसको तो 11 into 10 power 6 लिखो और फिर 11 times ये चीज़ क्या होती है? 975 5 2 1 carried on, ये 7 हो जाएगा और ये 1 0. Yeah, which is like approximately what? 1 2 3 4 10 power 4, right? So this is like what? 1 upon 10 power 10 is 1 minus 1 upon n squared. Right? तो ये तो बहुत ही छोटा सा नंबर है. ऐसे हो सकता है लेकिन एंगस्ट्रॉम, यार एंगस्ट्रॉम है ना वहाँ पे. So this will be basically 1 kind of like that. But इसका मतलब है कि n बहुत ही बड़ा है. What? 975 angstrom. Wait, what?
lines in the resulting spectrum will be. This doesn't make sense. ये तो बहुत ही बड़ा नंबर हो जाएगा. ओके सो प्रॉपर अपने को करना पड़ेगा कि ऐसे शॉर्टकट्स नहीं चलेगी इसमें. अप्रॉक्सीमेट डेफिनेट पावर 4 नहीं. This is what 1.0725 into 10 power 4, or yeah, so 1 upon 1.0725 to 10 power 4 or 10 power, what, like actually 1 चला जाएगा क्योंकि एंगस्ट्रॉम में है. And this thing is what 1 plus 0.0725 to the power of -1, which is approximately 1 minus 0.0725. That's equal to minus 1 upon n squared. So 1 upon n squared, that is 0.0725 something, right? So 1 upon n is approximately what? किसका स्क्वायर रूट इसके पास में 0.0 समथिंग. 0.3 का स्क्वायर क्या होता है 0.09. नॉर्मल को बैठ गया. मुझे इसका रेसिप्रोकल लेना चाहिए. इसका रेसिप्रोकल देना चाहिए. बट यार ये ऑलरेडी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है तो इसका भी रेसिप्रोकल कैसे ले सकते हो. सो yeah, this is like 1000 upon 725. Not the best thing. Okay, तो ये चीज डायरेक्टली ये वैल्यू में फीड करो. सो 1 upon like basically what n squared is just 1.0725 upon 0.0725, which is basically 10725 upon 725. So 25 का multiple चाहिए, multiple by 4 maybe. That should be 0, 0, 1 carry around 28, 29, 4, all that stuff upon 0, 0, 28, 29, I think. So 429 upon 29, उसका square root. That is about, like that's what n is approximately. 429 upon 29. 149. 10 doesn't do this. 5 would be 1 and 45. Not good. Let's go for 4 in that case. So -8 and 36. Just 116 like that. So 3, 2, 3. Okay, 0. Yeah, 230. Let's go for 7. So 14 and 63. That is 203. 203 won't work. 203. What about 8, 16 and 72? Very close to 230. So 14.7 approximately. अब इसका मुझे स्क्वायर रूट ढूंढना है. Yeah, बहुत घटिया टाइप का है. सो इसका स्क्वायर रूट ढूंढो. बढ़िया. 3. Something. Okay. 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बहुत गंदा हो जाएगा इसका. Let's go for 8. 8 का 48 and 64. 48 and 64 is 544. Okay. 628. 691. 48. So 54. Okay, good enough, I think. So let's go for 8. Same stuff, 544 like that. यहाँ पे आ जाएगा 6 और 3 point, of course. Wait, 3.8 already good enough. So n equal to 4, I think that would work, right? Yeah, I mean इसे थोड़ा सा बड़ा होने वाला था वैसे भी. तो n equal to 4 good enough, right? The number of lines in the resulting spectrum will be. So n equal to 4 से वापस ग्राउंड स्टेट तक एक्साइट हो सकता है. मतलब
सी 3+2+1 6 लाइन्स मे बी। अरे यार ये इंटीजर टाइप है, मैं इस पे लिख नहीं सकता। Okay, an insulated container is divided into two equal portions. One portion contains an ideal gas and pressure subject. Other portion is perfect vacuum. If hole is open between the two portions, find the change in temperature of the gas. It won't change यार, एनर्जी तो गैस की कांस्टेंट है, राइट? वो चेंज नहीं होगा ना, वो हीट रेडिएट कर सकता है ना, वो गैस किसी चीज पे वर्क कर रही है। या इट्स अ कांस्टेंट, इट्स जीरो। हाँ ये अजीब है, ये इंटीजर टाइप के नाम पे तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये ओ दिख रहा है बट जीरो। द करंट इन अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 2 हेनरी इज इंक्रीज्ड according to this thing. Find the amount of energy spent during the period when the current changes from 0 to 2 ampere. Right? Energy, amount of energy spent, right? So क्या integration of L di by dt, that is the voltage, and that times I, because that is our power, and that times dt, and we'll think, right? So yeah, basically what, but isn't this just half Li squared, right? मतलब फर्क नहीं पड़ता कि करंट किस टाइप से चेंज हो रहा हो, क्योंकि ये तो वैसे भी कटने वाला है, और ये या जस्ट हाफ Li स्क्वायर, दैट्स द वर्क ऑन द इंडक्टर। कोई हीट इसमें एक्सचेंज हुई ऐसा कुछ है क्या? नहीं, आई डोंट थिंक सो। सो इट्स जस्ट दिस थिंग, या लाइक हाफ Li स्क्वायर एनर्जी स्पेंट 0 to 2 एम्पियर। फर्क नहीं पड़ता यार, ये कुछ भी फंक्शन रहे, अपने को फर्क नहीं पड़ता है। सो या इट्स जस्ट हाफ इंटू 2 into I is 2 ampere plus plus like 4, so 4, right, in joules, right? I think Henry SI unit is, so फिर 4 ठीक रहेगा। Okay, a thin rod of linear mass density rests on a disk of radius. Okay, the thin rod makes an angle 60 degrees with the horizontal and is tangent to the disk at its upper end. Friction exists at all points of contact, and assume that it is large enough to keep the system at rest. But thin rod of linear mass density rests on disk of radius given. Thin rod makes angle 60 degree with the horizontal and is tangent to the disk at its upper end. ठीक है, तो पहले तुम्हें सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट चीज की कि डेंसिटी इज 2 इन एसआई यूनिट्स। एक मिनट, केजी अपॉन, अच्छा लीनियर मास डेंसिटी, फाइन, इसको भी लीनियर मास डेंसिटी। रेडियस 1 है, एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्रीज, वो तो दिख ही रहा है अपने को, एंड इज टू द अपर एंड। ओके, फ्रिक्शन एक्सिस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे, and it's large enough to keep the system at rest. Find the friction force between the ground and the disk. Got it. तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स रहेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स रहेगा, और ये जो पूरी चीज, ये पूरा जो सिस्टम है, इस पे या लाइक टोटल फ्रिक्शन फोर्स रहेगा। अच्छा, तो मुझे कोई एक पॉइंट के अराउंड टॉर्क कैंसिल करना है, मतलब लुक एट दिस, यहाँ पे फ्रिक्शन जो एक्ट हो रहा है, ओके थोड़ा नहीं नहीं, ये सही नहीं होगा क्योंकि अपने को फ्रिक्शन फोर्स पता नहीं है ना। रॉड की लीनियर मास डेंसिटी दी हुई है, डिस्क ऑफ रेडियस 1, व्हाट, ओके डिस्क, उसका कोई मास है क्या डिस्क का? लेकिन आई डोंट नो, तो फिर मैं भी शायद से मास वेरिएबल लेना है, ठीक है। then you know the friction is acting in this direction because ये घिस रहा है इस टाइप से, right? Yeah, you know friction is acting in this direction as well. The friction is acting in this direction and that direction. बेसिकली क्या है कि ये इस टाइप से रोल हो जाना चाहिए था और मास इस टाइप से गिरना चाहिए था, बट वो नहीं हो रहा है, तो फ्रिक्शन है, सो वो होने नहीं दे रहा है। इस पे क्या इक्वेशन लिख सकता हूँ? अपने को क्या क्या पता है इसमें? फ्रिक्शन अपने को पता नहीं क्या है, नॉर्मल फोर्सेस नॉट अ गुड आइडिया है। इसको अगर मैं इसको एज ए सिस्टम ट्रीट करूंगा तो फिर अपने को सिर्फ ये पता है कि जो इसको वर्टिकल फोर्सेस मिल रहे हैं वो कैसे है और वो क्या कर रहे हैं, बट अदर देन दैट यू काइंड ऑफ नो नथिंग एक्चुअली।
ओ वेट, वी नो कि ये जो पूरा रॉड है ये इक्विलिब्रियम में, और इस पे नॉर्मल फोर्सेस कैसे लग सकते हैं, ऐसे और ऐसे, राइट। और इनफैक्ट यहाँ पे तो ऐसे लगेगी क्योंकि या नॉर्मल फोर्स ना। सो एटलीस्ट अपन रॉड का थोड़ा सोच सकते हैं। यहाँ पे N1 फोर्स लग रहा है, यहाँ पे N2 फोर्स लग रहा है, इसके सेंटर ऑफ मास पे Mg फोर्स लग रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्सेस भी है। सो बेसिकली ये वाला पोर्ट जो है वो फ्रिक्शन फोर्स का रहेगा, राइट। और ये एंगल थीटा है, then of course this angle is also theta, then basically n2 cosine theta plus n1, that thing is mg. That's nice. Okay, cool. uh what else do you know? Okay, you also kind of know something about this friction force. So friction force for this guy, that's just n2 sin theta, but क्या ये actually useful है? Anyhow, I don't know. Okay, ये तो इसकी एफपीडी हो गई, अब इसके बारे में सोचते हैं, राइट। तो यहाँ पे तुम्हारा नॉर्मल फोर्स लग रहा है, n3 बोल दो इसको, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा n2 फोर्स लग रहा है, ये एंगल थीटा है, दैट एंगल इज आल्सो थीटा लाइक दिस, या और ये डायरेक्टली इसके लाइन से लग रहा है, राइट। सो राइट, एंड ऑफ कोर्स there's that friction force acting on this thing. uh, all points of contacts, no, because then this friction force is also unaccounted for and doesn't make sense. F1, wait a second, अगर वो फ्रिक्शन फोर्स है then wait, अगर वहां पे वो फ्रिक्शन फोर्स है, so it's if let's say it's like that, तो फिर इस पे ऐसा हो जाएगा, so it's trying to rotate it in this direction, तो उसको अपोज करने के लिए ऐसा फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है। so you can figure out कि वो दोनों फ्रिक्शन फोर्सेस इक्वल होने चाहिए, राइट। तो ये F है, then this should also be F, of course both of them should be F, nice. F1 बोल दो, ओके। सो ये थोड़ा सा चेंज हो गया, बट अपने को समझा कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्सेस हैं वो सेम है, yeah. यहाँ पे ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है, बट वो अपने को फर्क नहीं पड़ता उससे, अपने को हॉरिजॉन्टल ज़्यादा टेंशन है इसका। सो इसके हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कैंसिल हो जानी चाहिए, दैट जस्ट मीन्स कि n2 sin थीटा इज इक्वल टू F1 कोसाइन थीटा लाइक दैट, ठीक है। इसके लिए तो वो है, प्लस इसके लिए भी वैसे ही ना, F1 कोसाइन थीटा इनटू sin थीटा, राइट। बाकी सारे तो वेट सेकंड, नहीं इसके लिए ये फ्रिक्शन फोर्स भी है, सो इसमें गड़बड़ हो गई। F1 cosine theta and 2 sin theta, right, those are the two friction forces. ये F1 मैंने अकाउंट नहीं किया यहाँ पे, सो या वो अलग रहेगा, n2 sin theta minus F1 sin theta, that thing is still F1 basically. Similarly यहाँ पे यहाँ पे F था, तो फिर n2 sin theta माइनस F1 कोसाइन थीटा, मतलब नेट यहाँ का फोर्स, दैट्स बेसिकली F1, तो ये भी F1 हो जाना चाहिए था। ओह बहुत ही अच्छा, सारे फ्रिक्शन फोर्सेस इक्वल हो रहे हैं यार, ये बहुत अजीब है, बट ये हो रहा है, मतलब ये तो ऑब्वियस है क्योंकि ओके, मतलब ये जो पूरा सिस्टम एज अ होल है उसमें यहाँ पे अगर तुम फ्रिक्शन लगा रहे हो तो तुम्हें यहाँ पे लगाना पड़ेगा अगर उसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो, या ओके गॉट इट। तो ये अच्छा था, and you kind of figure out कि n2 क्या है from this, so n2 is just f1 into 1 plus cosine theta upon sin theta, cool. और अपने को और क्या चाहिए, इसकी टॉर्क की, इसका टॉर्क इक्वेशन, ऑफ कोर्स वो भी एक चीज है जो अपन यूज कर सकते हैं। सो वेल थिंक अबाउट इट, ये तो कुछ नहीं कर रहा है, ये कर रहा है बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर, राइट। सो n2 times L upon 2, it's in this direction, right,
और ये इस डायरेक्शन में ओके, ये तो सेंटर ऑफ मास पे कुछ नहीं करता है, सिर्फ इतना ये दो है जो बचे हुए अभी भी। राइट, एन टू एल अपॉन टू, थोड़ा सा मुझे स्पेस लगेगा इसके लिए। ओके सो एन टू एल अपॉन टू इज इक्वल टू एक्चुअली एन वन ऐसे मूव कर रहा, एफ वन भी साथ में ही है एन टू के, इट्स ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, सो प्लस एफ वन आर साइन थीटा, sorry, L upon 2 sin theta, that is equal to N2 L upon 2 cosine theta. Hey, ये तो अपन देख चुके हैं, right? Yeah, अपन ये देख चुके हैं already. Oh, theta equal to 60 degrees. Well, that is very nice because that just means this thing is 1 plus 1 upon 2, 3 upon 2 का आधा, मतलब 3 upon 4 F1. Hey, that is sweet. Okay, that's sin theta right there. And that is just N2 L upon 2. Anything else? No, there's nothing else right there. Just L upon 2 cosine theta for sure. L upon 2 gaya. You just have N2 plus F1 sin theta is about 3 upon 2 equal to. Wait a second, यहाँ पे 1 plus C upon 2 क्यों है? यहाँ पे क्या 1 plus C upon S नहीं होना चाहिए था? So this would be very wrong. This would be 3 upon 2 upon square root 3 upon 2, which is pretty much just square root 3 F1. And this thing, basically N2 plus F1 square root 3 upon 2, that's equal to N2 upon 2 like that. So 2 N2 यहाँ पे जो जाएगा, so N2 equal to negative F1 square root 3. How does that even make sense? Negative F1 square root 3. हाँ, क्या हो रहा है ये? That's angle theta right there. ये F1 है, ये सेम फोर्स, यहाँ पे भी तुम्हारा सेम फोर्स लगने वाला है, नहीं तो वो चेंज हो जाएगा, that's not a good thing. You also have that normal force, but yeah, about center of line है, so नहीं बोलेंगे. So बचा हुआ क्या रहा इसमें? I don't know. ये बहुत लंबा हो रहा है. Find the friction force between the ground and the disc. यार ये तो अजीब कुछ भी दे रहा है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि ये 0 हो जाएगा, एंड दैट डजंट मेक सेंस. हाँ ये N2, ये N1 है यार, ये N2 नहीं है. तभी बोलो कि मेरा क्या गलत हो रहा था, N1 है, right? And of course you just have that vertical balance, so N1 plus N2 cosine theta equal to, of course, plus F1 sin theta equal to mg. It's one thing right there. उसके अलावा आपके पास में ये भी चीज है, right? So it should be N1 right there, and that means कि 2N2 plus F1 square root 3 is equal to N1. But remember, F1 square root 3, that's something, that's N2 basically. So basically N1 is 3N2. Cool. तो उसको इसमें पुट कर दो, right? So 3N2 right there. N2 into what? 3 plus cosine theta. Cosine theta कितना है? 1 upon 2. So 3.5 is like 7 upon 2 basically, plus F1 square root 3 upon 2, but guess what, F1 square root 3 is N2, so N2 upon 2 equal to mg. This is basically what, 8 upon 2 N2, which is 4 N2 equal to mg.
So N2 is mg upon 4. Finally we are there. So friction force is just 1 upon square root 3 of this guy, so mg upon 4 square root 3. Got it. To find the friction force between the ground and the disk is just this thing. Let's do it. m क्या है? इसका लेंथ, so 2 times इसका लेंथ क्या है? r is 1. वो तो इसका रेडियस है. इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे? इसकी लेंथ फिर मेट्रिक्स निकाल पड़ेगी. ये जो यार इसमें भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने. क्यों इतना क्यों करना था? ठीक है. सो ये आर है, ये आर है, ये एल, ये एंगल थीटा है. देन दिस थिंग इज जस्ट 30 डिग्री लाइक दैट. ये 90 डिग्री है. सो एल इज जस्ट स्क्वायर रूट 3 टाइम्स आर. ओके, सो स्क्वायर रूट 3 टाइम्स आर इन लोगों ने क्या दिया था वैसे? 1. ओके, ये मास हो गया m टाइम्स g इज 10 अपॉन 4 square root 3. There we go. 20 upon 4, 5. Wow, ये तो काफी लंबा था. Okay, a 50 gram lead bullet is initially at 30 degrees Celsius. It is fired vertically upward with a speed. Okay, on returning to the starting level, it strikes a slab of ice. Ice melted is this much. Value of m is no loss in heat. Sorry, no loss of heat. Okay. तुमने जो अपवर्ड फायर किया उस वजह से इसके अंदर एक इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई बेसिकली. स्पीड तुम्हें दी हुई है, राइट. तो जब अपन अपवर्ड फायर किया वापस आया तो तब इसने कोई एनर्जी लूज नहीं की. ठीक है. देन हाफ mv स्क्वायर इज टू दैट एनर्जी. 50 ग्राम दैट बुलेट. ओके, इनिशियली एट 30 डिग्री सेल्सियस और फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे स्ट्राइक कर रही है. आइस मेल्टेड इज दिस मच. सो इमेजिन कि सिर्फ ही आइस मेल्ट हुई और जो मेल्टेड आइस वाटर है अपना उसका टेम्परेचर राइज नहीं हुआ. इन दैट केस कितनी आइस मेल्ट हुई? समथिंग लाइक दैट. सो m upon 10 दैट इनटू इतनी मेल्ट हुई दैट इनटू इसकी स्पेसिफिक हीट, latent heat. So 80, right? These many grams, itni calories. So 8 m calorie. That is the amount of heat that it released, or sorry, that it gained. और उतनी हीट इसने दी भी होगी. इट्स इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी जो भी इसकी इनिशियल थी प्लस जो इसने हीट अपनी थर्मल एनर्जी से दी. और थर्मल एनर्जी कितनी थी? इनिशियली 30 डिग्री सेल्सियस पे इसका मास कितना है? 50 ग्राम इंटू 30 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे गया. सो 30 केल्विन सेल्सियस चेंज में से सेम रहता है. स्पेसिफिक हीट दी है क्या? हाँ, स्पेसिफिक हीट इज 0.20 केल्विन. सो 0.02 कैलोरी नॉट कैलोरी पर ग्राम. ओके, कैलोरी पर ग्राम. ये गया which is k plus ये तो क्या हो जाएगा? 2 into 5 into 3, so 30 calorie like that. So इसमें गड़बड़ हो गई है. That's the amount of heat it gained. यहाँ पे m okay so k plus, ठीक है समझा. अब मुझे k in terms of calorie ढूंढना पड़ेगा. So half mv squared, half of 80 ग्राम sorry 50 ग्राम, right? So kgs में क्या हो जाएगा? 0.05 half m to v squared, so 84 squared. That upon what? That upon 4.2, right? So ये पूरा जूल्स में आएगा, उसको कैलोरी में कन्वर्ट करना है, इसलिए डिवाइड बाय दिस मच. Got it. So this thing is like 0.1 upon 2, so 0.1 upon 4 into 84 into 84 upon 4.2 like that. इसको directly 42 लिखो. Then this is just 2, so ये 2 हो जाएगा. So this thing is just 42 basically.
right? 42 calories. Nice. Then this is just what? 72 calorie is 8 m calorie. M is 9. 9. Yeah. A uniform disk of radius r is given, is projected along rough horizontal surface with initial velocity. Okay, projected. And initial angular velocity, this thing. Coefficient of friction is given, the time at which it starts pure rolling. अच्छा अच्छा अच्छा, बस ऐसे रख दिया इसमें जब ये okay, got it. So initial linear velocity दी हुई है, angular velocity दी हुई है, right? Okay, so let's say इसका मास m है, इसका रेडियस r है. क्या ये डिस्क है? ओके, वेल डिस्क है तो फिर इनर्शिया m r स्क्वायर अपॉन 2 रहेगा. यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है कितना, म्यू टाइम्स mg, राइट? सो व्हाट यू नो कि म्यू mg बेसिकली एक्सेलरेशन है. सो या इट्स जस्ट एक्चुअली डायरेक्टली पैरामीटराइज्ड इक्वेशन को v इज u minus mu mg upon m, of course, so mu g times t, and omega is omega initial, say omega naught, minus, so angular acceleration plus deceleration कितना है, mu mg times r upon inertia, which is initial angular velocity दी गई. Okay, that's clear. What I'm thinking is कि yeah, of course, center of mass तो उस स्टेप से होगा ना. Yeah, ये हमने 1000 बार किया है. ये कैसे मैं इसको डालूं? जैसे तो हाफ m r squared, this is 2 mu g upon r. There we go. That's 2 mu g upon r times t. Got it. Okay, the time in second in which it starts pure rolling. So for pure rolling, you should just have v equal to omega r. And in this case, v or omega जो है, that's like, wait a second, v is direction में है, so then omega should go in this direction as well. So initially omega actually तुम लोगों ने उल्टा दिया है, तो मुझे यहाँ पे नेगेटिव डालना चाहिए, राइट? और u की जगह मुझे पॉजिटिव v नॉट डालना चाहिए. Then this would make more sense. Yeah, wait a second, no. जब ओमेगा ऐसा है और डिसलेट कर रहा है तो इसको कम कर रहा है, राइट? और जब प्योर रोलिंग होगी then your omega should be like this, I think, right? It should be clockwise, of course. So what you actually want is not v equal to omega r, but v equal to negative omega r. Nice. So ठीक है, v naught minus mu g t equal to negative omega r, negative omega naught r positive 2 mu g times t. Got it. So 3 mu g t is v naught plus omega naught r. Cool. So t is what? V naught plus omega naught r upon 3 mu g. Let's calculate. So v naught क्या दिया था? 2 plus omega naught क्या दिया है? 5. That times r. So 0.2. That times 5 is just 1 upon 3 into mu कितना दिया है? 0.1. That times g. G दी नहीं है, but let's say it's 10. So this is just 3. 1 seconds. Okay, cool. Oh. What is all of this? Wow, ये सारे सिर्फ सॉल्यूशंस हैं. अच्छा, ये सारे सब्जेक्टिव टाइप्स के थे. बहुत बहुत ऊपर चला गया. या यहाँ पे इस टाइप से. ओके देन, ये तो ये अपने कितना, ये थोड़ा यार. तो ये सिंगल चॉइस थे, ये मल्टीपल चॉइस के थे. मैट्रिक्स मैच के बहुत नीचे रहेंगे. ठीक है, फिर अभी नहीं करते. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.